अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नावल की तरफ, जिसका नाम है चलो तोड़ो कसम इकरार करें। बड़े खुशगवार मूड के साथ वो घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले लाउंज में मरियम से सामना हो गया। आप ही उमर भाई आ गए हैं। इंतहाई जोशो खरोश से ये जुमला यूं बोला गया गोया बताना चाह रही हो आप ही प्रिंस चार्ल्स आ गए हैं। भला की एक्साइटमेंट और खुशी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी और मेरा हल्क तक कड़वा हो गया, जबकि वो अपनी धुन में मगन मेरे तासुरात से बेखबर बोलने में मसरूफ़ थी। हम लोग तो उन्हें देखकर हैरान रह गए। ज़रा कितने चालाक हैं, अपने आने से पहले बताया भी नहीं। कहने लगे मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए इस तरह आया हूँ। उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना मैं किचन की तरफ रुख कर गई। आवाज़ों से लग रहा था तमाम ख़वातीन यहीं मौजूद है। किचन के दरवाजे से अंदर का जायज़ा लिया तो वहाँ इमरजेंसी का नफाज था। हर कोई मसरूफ़, किसी के पास बात करने की फुर्सत नहीं थी। और तो और दादी भी अपने जोड़ों का दर्द और दीगर तमाम बीमारियां भुलाए बड़ी तनदेही से अपने लाडले पोते की आमद पर शानदार ज़ियाफ़त के एहतमाम में लगी हुई थी। मेरे सलाम का जवाब भी बड़े सरसरी अंदाज में दिया। मैं बड़े ऑफ मूड के साथ और अपने कमरे में आ गई। दुपट्टा, बैग और सैंडल उछाल कर दूर फेंकी। और ये उम्र का बच्चा आ कैसे गया? कहाँ तो सब कह कर थक गए थे और मसरूफ़ आ नहीं रहे थे। ये अचानक नाजिल कैसे हो गया? खोलते दिमाग के साथ मैं तो मुँह हाथ धोए बगैर ही बिस्तर पर लेट गई। अब तय ये करना था कि मुझे किस तरह मिलना चाहिए। दोस्ताना ताल्लुकात तो हमारे दरमियान कभी रहे ही नहीं। उसे बिल्कुल इग्नोर कर दूँ या सरसी से अंदाज में मिलकर रस्मी सी बातें कर लूँ। मैं लेटे-लेटे अपना अगला लाए-अमल तय करने लगी। उसके बारे में सोचते हुए मुझे माज़ी के बहुत से वाक़यात याद आने लगे जो हरगिज़ भी खुशगवार नहीं थे, मगर वो आखिरी बात उसके लिए ईद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। दरअसल मैं बहुत कीना परवर वाक़या हुई हूँ। कोई मेरी इंसल्ट करे, मुझे कोई नुकसान पहुँचाए या दुःख दे, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करती, बल्कि उसके खिलाफ़ दिल में कीना पाले रखती हूँ। और ये उमर फ़ारूकी, ये तो मेरा पैदाइशी और जानी दुश्मन है। हालाँकि ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि उसे मुझसे किस बात की परख़ाश थी। मेरा इंतकामी जज़्बा तो महज़ जवाबी किस्म का था। इस दुश्मनी का आगाज़ तो इस कमीने ने शायद मेरी पैदाइश के रोज़ ही कर दिया था। ये बात मैंने बहुत बाद में समझी। जो जब मैं इस दुनिया में आई तो उस वक़्त तो 4 साल का था, घर का इकलौता लाडला बेटा, दादी की आँखों का तारा, अपने माँ-बाप का प्यारा और मेरे मम्मा-पापा का राजदुलारा। 4 साल तक वो बिला शिरकत गैर सबकी चाहतें और मोहब्बतें समेटता रहा। हो सकता है वो मुझसे इस बात की ख़ार रखता हो कि मैंने उसकी सल्तनत और उसका इक़्तिदार छीनने की कोशिश क्यों की। हालाँकि ये उसकी गलतफ़हमी ही हो सकती थी। मुझे तो इससे आगे कभी किसी ने काबिल तवज्जो समझा ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह से तो हमेशा मुझे मेरा इस्तेहसाल किया गया। अपने माँ-बाप के तो सभी बच्चे राज दुलारे होते हैं और वो तो था भी इकलौता। सो वो मम्मी और डैडी का लाडला था, लेकिन मेरे मम्मा-पापा ने हमेशा उसे मुझ पर तरजीह दी, मेरे जज़्बात को मजरूह किया। और दादी तो उन्हें तो वो अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ था, जबकि मैं उन्हें कभी अच्छी नहीं लगी थी। ये बेढंगी, बदतमीज़, बदतहज़ीब और इसी किस्म के दीगर के अलक़ाबात मैंने बचपन से उनके मुँह से अपने लिए सुने थे। मेरी मम्मा, उन्होंने भी इस बात का बुरा नहीं माना कि दादी उनकी लाडली बेटी को ऐसे अलक़ाबात से क्यों नवाज़ती है। आज भी सोचती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। कहाँ इस कमीने की वजह से मेरे अपनों ने मुझे नज़रअंदाज किया। मेरे बचपने की बातें तो मुझे याद ही नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस वक़्त भी मेरे साथ कहीं ज़्यादतियाँ होती होंगी। अपने साथ होने वाला पहला बुरा सलूक जो मुझे याद है, वो ये था कि उस वक़्त मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी। मेरा और उमर का स्कूल एक ही था। इस रोज़ हमारा रिज़ल्ट आना था। घर से मम्मी, डैडी, मम्मा और पापा आए थे। उमर ने अपना साबका रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए ना सिर्फ़ अपनी क्लास में पहली पोज़ीशन ली थी, बल्कि पूरे स्कूल में भी टॉप किया था। थोड़ी देर बाद उसका नाम अनाउंस हुआ। फर्स्ट पोज़ीशन उमर फ़ारूकी, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर उमर फ़ारूकी, मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट उमर फ़ारूकी, बेस्ट डिबेटर उमर फ़ारूकी, और पता नहीं क्या-क्या उसकी बराबर वाली चेयर्स पर ट्रॉफ़ी और शील्ड और सर्टिफ़िकेट का ढेर लग गया था। सब लोग रश्क भरी नज़रों से मम्मी और डैडी को देख रहे थे कि ये इतना काबिल और ज़हीन लड़का उनका बेटा है। मैं भी खूब ज़ोरों-शोर से तालियाँ पीट रही थी और खुश होती हर एक को बता रही थी कि उमर फ़ारूकी मेरा फर्स्ट। हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी बतौर ख़ास मम्मी और डैडी को मुबारकबाद दी थी और कहा था कि उनका बेटा इंतहाई होनहार और लायक है। घर पहुँचे तो दादी बड़ी बेताबी से हमारा इंतज़ार कर रही थी। माँ-बाप के लाडले ने हस्बे साबिक इस बार भी मैदान मारा था। पापा खुशी से भरपूर आवाज़ में दादी को बताने लगे तो दादी मेरा चाँद, मेरा लाल किस्म के अल्फाज कहती उसे कलेजे से लगाए खूब प्यार करने लगी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर यूनिफ़ॉर्म चेंज करो। मम्मा ने बहुत गसीले अंदाज में कहा। मैं उनके लहजे पर ये भी ढंग से हैरान ही ना हो पाई थी कि दादी मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, क्यों भाई, तुम्हारा क्या रहा? दिखाओ दादी को अपना कारनामा। मम्मा जलकर बोली और मेरा रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ से छीनकर उनके सामने करते हुए बोली, देख लें, आपकी ज़हीन पोती की जहानत। सिर्फ ड्राइंग में ए और इंग्लिश में ए, बाकी सब में सी और डी ग्रेड आए हैं। कितने फ़ख्र से गर्दन ताने खड़ी है, जैसे अभी हम सब इसको फूलों के हार पहनाएंगे।
मुझे मम्मा फट पड़ी और मेरा सर शर्म से झुक गया। मम्मी को दादी को शायद मेरी हालत पर रहम आया और बोली, क्यों बच्ची को डांट रही है? सोफिया अभी छोटी है, बड़ी होगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी, खाक ठीक हो जाएगी। पोत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। दिन रात एक कर करके उसको मेहनत से पढ़ाया, मगर नतीजा वो इंतहाई कूड़ मग्ज लड़की है ये। और हालांकि घर में सारे इसको इतनी तवज्जो देते हैं, मगर फिर भी देख लें, काश इतनी मेहनत इस पर की उम्र पे की होती तो दिल को खुशी तो होती। मम्मा ने के अल्फाज में झुके सर के साथ मड़मगन अंदाज में सुन रही थी और सामने दांत निकालता खड़ा नजर आया। मुझे डांट खाता देखकर उसे कितनी खुशी मिली थी। सब घर वाले ने उमर को एक से बढ़कर एक कीमती तोहफा दिया था। दादी ने उसे पूरे 200 रुपये दिए थे। हालांकि मुझे सिर्फ मम्मी डैडी ने बारबी डॉल गिफ्ट की, बाकी सबने किसी ने पूछा भी नहीं था। इस रोज मैं अपने कमरे में जाकर खूब रही। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वाकई थोड़ी देर बाद वो मेरे सर पे खड़ा हुआ था। मैंने सर उठाकर देखा तो आइसक्रीम खा रहा था। चेहरे पर खवासत सजाए मुझे देखकर कह रहा था। फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, दादी ने मुझे 200 रुपये दिए थे, मैंने इनसे बर्गर और ब्रोस्ट खाए, अब आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। बाकी पैसों का तो बाकी वाक़ों का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या खाऊँ? तुम बताओ ना। इस वक़्त मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंतहाई बुरा लगा था। खूब ज़ुबान निकाल निकाल कर कौन चाट रहा था और मैं रोना-धोना भूलकर नदीदों की तरह कौन की तरफ देख रही थी, मगर इस ख़बीस ने झूठे मुँह भी खाने की अफ़र ना की। पता है, छोटी मम्मी ने मुझे गिफ्ट में वॉकमैन दिया है और वो मम्मा को छोटी अम्मी कहता था। तुम्हें उन्होंने क्या दिया है? लहज़ा मक्कारी से भरपूर था। तुम्हारा सर दिया है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने गुस्से से फनकार कर कहा। और फिर वो वहीं हमारी दुश्मनी का आगाज़ हो गया, बल्कि हमारी नहीं मेरी। वो तो मेरा पैदाइशी दुश्मन था। मेरी ही समझ में ये सारी बातें ज़रा देर से आई। मुझे लगता हो ना सिर्फ मुझे ईर्ष्या दिखाने के लिए इतना पढ़ाकू बनता है, वरना उसे पढ़ने करने का कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। ठीक है मैं उसकी तरह बहुत जीनियस नहीं थी, मगर मम्मा उठते बैठते मेरी कोड़ मौजी और जहालत के किस्से सबको सुनाना अपना फ़र्ज़ समझती थी। और मेरी इससे दुश्मनी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। हर बात में मेरा उसके साथ मुकाबला किया जाता और फिर ता देर मेरे ऊपर अफ़सोस किया जाता और मेरे मुस्तक़बिल से मायूसी का इज़हार किया जाता। ऐसे मौक़ों पर उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात मेरा खून खिलाने को काफ़ी होते। वक़्त धीरे-धीरे गुज़र रहा था। मेरे अपने ही घर में मेरी हैसियत ना होने के बराबर थी। कभी-कभी मैं सोचती, काश मैं मम्मी के यहाँ पैदा हुई होती, वो कितनी अच्छी हैं। और डैडी भी तो मुझे प्यार करते हैं, कम से कम मेरे सगे माँ-बाप से तो वो दोनों मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे माँ-बाप तो इस मकौले पर सख्ती से अमल पैरा होते हैं कि औलाद को खिलाओ सोने का नवाला, मगर देखो शेर की निगाह से। मगर यहाँ तो नवाला भी सोने का नहीं था। इस खबीस को पता नहीं कैसे मालूम था कि मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं, इसलिए रोज़ सुबह स्कूल जाते हुए कहता, दादी आज प्याज करेले पकाइएगा। दादी पोते के मुंह से अपनी पसंदीदा डिश का नाम सुनकर खुशी से निहाल हो जाती। खूब दिल लगाकर अपने हाथों से प्याज करेले पका कर रखती। पता नहीं उनके साथ क्या सलूक करती कि वो खूब कड़वे बनते। करेले कड़वे ही ना हो तो करेले ही क्या हुए। इनके बारे में उनका ये मकूला था। खाने की मेज़ पर बैठकर मैं देखती तो करेले मेरा मुँह चढ़ा रहे होते। मैं नहीं खाऊँगी ये इतने कड़वे करेले। मैं मुँह फुलाकर कहती, देख लो सूफिया, लड़की के लक्षण। दादी मम्मा से मुखातिब हुई तो मम्मा कड़े तेवरों से मुझे घूरने लगती। मैं चुपचाप आँसू पीते वो करेले अलग से उतारने लगती। कभी-कभार ऐसे किसी मौके पर मम्मी को मेरे ऊपर तरस आ जाता तो कहती, आओ ताभी मैं तुम्हें पराठा बना दूँ। मेरे कुछ कहने से पहले दादी मुझे टोक देती, कोई ज़रूरत नहीं इसका दिमाग खाने की, पहले ये बहुत बदतमीज़ है। यही वक़्त होता है औलाद की तरबियत का, हम नहीं सिखाएँगे तो कौन सिखाएगा? गोया मेरी बुरी तमाम तरबियत का इंसान मेरे करेले खाने पर था। दरअसल ऐसे ही किसी मौके पर मैंने उनसे कह दिया था कि आप खुद भी तो मुर्गी का गोश्त नहीं खाती। ये नखरे मैंने आपसे ही सीखे हैं। बस जिस दिन से दादी ने ये बात पल्ले से बांध ली कि मैं बहुत बदतमीज़, बेहुदा और बदलिहाज़ हूँ, चुनाचा मेरी तरबियत की जानिब फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए, वगरना बाद में पछताने से कुछ हासिल ना होगा। और जिसने फरमाइश करके करेले पकवाए थे, बड़े आराम से 2-4 नवाले खा लेता और सबकी तवज्जो मेरी जानिब होती, कोई उसे देखता ही ना। ये उम्र भी तो है, देखो कितने आराम से हर चीज़ खाता है। तुम कहीं की नवाबज़ादी हो। लड़कियों में ये नखरेबाज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। दादी मज़ीद मेरा दिल दुखाती और वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए चुपचाप बैठा रहता। दोपहर के वक़्त घर में ख़वातीन और हम बच्चे ही होते थे, इसलिए रोज़ाना हम इस किस्म के अजूबे खाने को मिलते। कभी आलू फुल्की, कभी कद्दू, कभी टिंडे, कभी करेले। कोई ख़वातीन सारी सब्ज़ी ख़ोर थी और जो लोग गोश्तखोर थे वो शाम में आते थे, इसलिए शाम को अच्छा खाना पकता तो मैं पेट भर कर खाती। मैं शिकायत किससे करती, यहाँ तो सभी मेरे और वो इडियट दादी से इनके करेलों की खूब तारीफ़ें करके अपने कमरे में चला जाता और वहाँ बैठकर ब्रोस्ट या सैंडविच वगैरह खा लेता, जो उसने पहले से रखे होते। मुझे दिखा दिखा कर खाता। मेरा उसका कमरा आमने सामने था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा जानबूझकर खोल कर बैठता और खूब मज़े लेकर मेरी पसंदीदा चीज़ें मुझे दिखा दिखा कर खाता और मैं उसे गालियाँ देती रह जाती। मम्मा को मेरी पॉकेट मनी के बारे में मुझसे इतनी बात करती थी कि मैं चाहते हुए भी उसकी तरह अपने लिए कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं कर सकती थी।
इसलिए इसलिए तो डैडी के और दादी भी, इसलिए तो इसको तो डैडी और दादी भी अलग से पॉकेट मनी देते थे। सौतेली तो सिर्फ मैं ही थी। उस रोज़ भी ऐसा हुआ, मैंने उसके उसके फरमाइशी प्रोग्राम के तहत आलू फुल्की खाकर कमरे में पड़ी जल भुन रही थी कि भूख से मेरा बुरा हाल था। इतनी बदजायका फुल्कियाँ, वो भी खाने की चीज़, ऐसा लगता था जैसे गाय भैंसों का चारा खा लिया हो। उस वक़्त मेरी नज़र सामने पड़ी, वो बड़े से साइज़ का पिज़्ज़ा मुँह फाड़-फाड़ कर खा रहा था। साइडों से गिरती चीज़ देखकर मेरे मुँह में पानी भर आया। वो 2 टिन पेप्सी के सामने रख के, एक वाला पिज़्ज़ा का और एक सिप पेप्सी का लेते हुए से बेनियाज़ नज़र आने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था। बच्चू जी आज तुम्हें रंगे हाथ ना पकड़वाया तो मेरा नाम ताबा नहीं। मैं गुस्से से खोलती और ख़ुद पर अफ़सोस करती, उसकी मकारी बहुत दिनों से बर्दाश्त कर ही क्यों रही हूँ। फिर अपने कमरे से निकली और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती मम्मा के कमरे में पहुँच गई। वो सोने के लिए लेट गई थी। क्या बात है? उन्होंने हैरत से मुझे देखा। जल्दी से आएँ, आपको आपके लाडले की शराफ़त का मुज़ाहरा कराना है। मैंने उन्हें बाकायदा हाथ पकड़ कर उठाया तो वह हैरान सी उठ खड़ी हुई। उन्हें लेकर जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुँची, अंदर का मंज़र देखकर हैरत ज़दा हो गई। वो जाए नमाज़ बिछाए, सर पर टोपी जमाए दुआ माँगने में मसरूफ़ था। मम्मी कभी उसे देखती तो कभी मुझे, ना जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही है। मम्मा ये मकारी कर रहा है, अभी ये यहाँ बैठा वह पिज़्ज़ा खा रहा था। मैं गुस्से से पागल होने लगी। वो दुआ माँगने के बाद मुँह पर हाथ फेरते खड़ा हो गया और जाए-नमाज़ लपेटते हुए बड़ी मासूमियत से बोला, क्या हुआ छोटी अम्मी, क्या बात है? मुझे खुद नहीं मालूम ये ताबी मुझे उठाकर ऊपर क्यों लाई है? अम्मी को शायद अब कुछ गुस्सा आना शुरू हो गया था, इसलिए बड़ी बेज़ारी से बोली। मैं इन दोनों की गुफ्तगू से बेनियाज़ फ़ौरन आगे बढ़ी, बेड के नीचे झाँक कर देखा, उसके बाद कंप्यूटर की टेबल के नीचे, फिर डस्टबिन के अंदर, उसके बाद उसका वार्डरोब का दरवाज़ा खोला ही था कि मम्मा की तेज़ चीख सुनाई दी। क्या बदतमीज़ी है ताबी, क्यों तुम ये फ़िज़ूल हरकतें कर रही हो? मैं फ़िज़ूल हरकतें नहीं कर रही है, अभी मुझे जलाकर खुद दिखाकर पिज़्ज़ा खा रहा था। मैंने नफ़रत से उनकी उसकी तरफ इशारा किया। दादी आज आपके हाथ की पकी आलू दादी आज आपके हाथ की पकी आलू फुल्की खाऊँगा। मैंने उसके लहजे की नकल उतारी। मम्मा खामोश खड़ी मुझे घूर रही थी। आप लोग इसे बड़ा मासूम समझते हैं ना? मुझसे पूछे ये कितना बड़ा मीसना है। मेरी आवाज़ गम और गुस्से से फट रही थी। ठीक कहती हैं तुम्हारी दादी, तुम्हारी तरबियत में हमसे वाक़ई बहुत कोताही हुई है। तुम्हें तो बड़े छोटे से बात करने की तमीज़ भी ख़त्म हो गई है। आ लेने दो आज तुम्हारे पापा को, तुम्हारी शिकायत करूँगी। मम्मा ने पापा का डरावा दिया और जो आखिरकार कारगर साबित हुआ। मेरा सारा जोश और गुस्सा फ़ौरन सद पड़ गया। मम्मा मुझसे मुखातिब थी, उम्र तुम इसकी ऊट-पटांग बातों पर तवज्जो मत देना, बिल्कुल ही बेहुदा हो गई है और तुम अब कुछ देर आराम भी कर लो, रात को इतनी देर तक जाकर पढ़ते रहते हो। थोड़ा बहुत रेस्ट भी ज़रूरी होता है। बड़े प्यार से उसका सर थपथपाते हुए मम्मा कमरे से चली गई। दुनिया ज़माने की ख़बासत चेहरे पर सजाए, बालकनी की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और पिज़्ज़े की प्लेट और पेप्सी उठाकर वापस अंदर आया और तो मैं मम्मा को आवाज़ देते रह गई। क्या फ़ायदा हुआ, फिर मुझे ही झूठा ठहराती। आओ तुम भी थोड़ा-सा चख लो। दोबारा बिस्तर पर बैठकर खाने में मसरूफ़ होते हुए उसने मुझे भी खाने की ऑफ़र की तो मैं उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में आ गई और खूब रोई। एक तो भूख लगी थी, ऊपर से मम्मा के सामने झूठी पड़ी। शाम को वो मेरे कमरे में मैं उसे नज़रअंदाज़ किए अपना होमवर्क कर भाभी मेरी ये डायग्राम बना दो। बड़े दोस्ताना लहजे में मुझे मुखातिब उसने बहुत दोस्ताना लहजे में मुझे मुखातिब किया। कभी नहीं उमर, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से कमीने। मैंने दाँत पीसते दादी के बहुत मर्तबा टोकने पर भी उसे मैं भैया या भाईजान वाला या नहीं कहती थी। ये है ही इस काबिल के इसे इतने काबिल एहतराम नामों से पुकारा जाए। सोच लो वैसे आज तुम मैथ के पीरियड में खड़ी क्यों हुई थी? उसके लहजे में मौजूद धमकी ने मेरे इश्तिहार लम्हों में ख़त्म कर दिया। टेस्ट ख़राब होने पर टीचर ने मुझे सारे पीरियड खड़ा रखा था और इस खबीस ने ये नज़ारा पता नहीं कैसे देख लिया। लाओ दो। मैंने फ़ौरन बिस्पाई इख्तियार की। उसने जल्दी से अपनी फ़िज़िक्स का जर्नल मेरे हाथ में पकड़ाया और बोला, मुझे मालूम था तुम कभी इनकार नहीं करोगी। बड़ी दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ फरमाया गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे धमकी तो दी ही नहीं। मेरा दिल चाहा मैं उसका सर फाड़ दूँ। अच्छा देखो, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा है, डायग्राम बन जाए तो जर्नल मेरी राइटिंग टेबल पर रख देना। बड़ी बेनियाज़ी से कहकर वो चल दिया और मैं उसे दिल ही दिल में गालियाँ देती उसके जर्नल पर डायग्राम बनाने लगी। अगले रोज़ मम्मा हम दोनों को हस्ब-ए-आदत शाम को पढ़ाने बैठी तो उमर का फिज़िक्स का जर्नल देखकर बाकायदा उछल पड़ी और बोली, उमर वाह उमर, ये इतनी ज़बरदस्त डायग्राम तुमने बनाई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तो समझी थी कि ड्राइंग के अलावा तुम हर सब्जेक्ट में मास्टर हो, मगर तुमने तो कमाल कर दिया। मम्मा की खुशी दिलनी थी और बड़ी इनकिसारी और आजी से सर झुकाकर बोला, छोटी अम्मी, मैंने सोचा कि बहुत अच्छी ना सही, तब भी थोड़ी बहुत कोशिश करके मैं अपनी
ड्राइंग इम्प्रूव कर ही सकता हूँ, ये थोड़ी बहुत कोशिश नहीं है उमर, तुम बहुत ही छुपे रुस्तम निकले भई। ये तो ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट ने किस्म के आर्टी किस्म के हाथों का करिश्मा है। मम्मा ने तो दिलखोर को दाद दी और मैं दिल में खोलती चुप बैठी रही। एक बार दिल चाहा अभी उसका भांडा फोड़ दूँ, मगर फिर फ़ौरन ही इस ब्लैकमेलर की धमकी याद आई तो दिल महसूस कर रह गई। तो कुछ तुम भी तुम कुछ भी तुम भी कुछ सबक सीखो उमर से। तुमसे सिर्फ 4 साल बड़ा है, मगर इसकी ज़हानत और मेंटल लेवल तुमसे कई गुना ज़्यादा है। अपनी खामी को इसने कमज़ोरी नहीं बनाया, और कोशिश करके कितना इम्प्रूव कर लिया। और एक तुम हो मम्मा, मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता मम्मा, मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी। ये नहीं हुआ कि कभी अपनी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करो। इस खबीस की तारीफ़ हो और मम्मा मुझे फटकारना भूल जाए, ऐसा तारीफ़ में कभी नहीं होता। अपने साथ होने वाली ज़्यादती पे मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर एहतजाज करूँ। मेरी ड्राइंग में ये आते तो मेरे लिए बहुत बड़ा ताना बन जाता, और उसने अभी अच्छी ड्राइंग बनाई जो कि उसने बनाई भी नहीं, तो वाह वाह मेरे अंदर के आर्टिस्ट को। तो मम्मा के तंज ताने ही खा गए थे, वरना मुझे पूरा यकीन था एक दिन मैं बहुत बड़ी मुसव्वरा बन सकती हूँ। मगर अफसोस बज़ाहिर सर झुकाए मासूमियत से बैठा था, और मैं गम और गुस्से से बेहाल हो रही थी। फिर ऐसी कितनी ही धमकियाँ देकर उसने अपने फिजिक्स के पूरे जर्नल पर मुझे डायग्राम्स बनवाई थी, और हर बार मेरी कोई ना कोई कमज़ोरी उसके हाथ होती थी। मेरी नालायकी से तो मम्मा वाकिफ़ थी, मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैं रोज़ाना बिलानागा मैथ्स और साइंस के पीरियड में बतौर सज़ा खड़ी की जाती हूँ। इसलिए खामोशी में आफ़ियत जानी और इसके हाथों ब्लैकमेल होती रही। फिर इस ब्लैकमेलिंग से निजात इस वक़्त मिली जब वो मैट्रिक करके स्कूल से दफ़ा हुआ। उसका इसका मैट्रिक करना भी एक दिल जला देने वाला वाक़या है। मैट्रिक में उसने कराची बोर्ड में तीसरी पोज़ीशन ली थी, और बाकायदा उसके अखबार में तस्वीर छपी थी और इंटरव्यू भी। मुझे अब उसकी कामयाबी पर कोई खुशी नहीं होती थी मेरे लिए, इसलिए मैंने उसे झूठे मुँह भी मुबारकबाद नहीं दी। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सबका हमारे घर तांता बन गया। कोई मिठाई तो कोई हार तो कोई तोहफ़ा उठाए चला आ रहा था। सबकी मुबारकबाद के जवाब में बड़ी मिजाजी के साथ कहता शुक्रिया। वैसे वैसे मैं कुछ ज़्यादा खुश नहीं हूँ। वैसे खुशी तो इस वक़्त होती जब मैं पूरे सिंध में पहली पोज़ीशन लेता। ख़ैर अगली बार से ही वो तमाम लोग उसके बुलंद हौसले और ऊँचे इरादों की तारीफ़ें करते लगते, जबकि मैं दिल ही दिल में जलकर रह जाती। अल्लाह करे इंटर में तुम्हारा डी ग्रेड आए, फिर गदर करना। मैं उसे बददुआएँ देती। दादी और घर के दीगर अफराद की नज़रों में उसके वाक़ये के बाद वो और भी मोतबर हो गया था। इस मौके पर भी मम्मा और दादी मुझ पर तंज़ करना ना भूली और खूब मेरा दिल जलाया। मुझसे अच्छी तो मरियम ही थी, जिसकी जान ऐसी किसी भी मुकाबलाबाजी से बची हुई थी। मरियम मुझसे 7 साल छोटी थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि मेरे 7 साल बाद इस दुनिया में आई, और उमर नामी बुला के चुंगल से बच गई। वो घर भर की लाडली थी, सबसे छोटी, हर कोई उसे प्यार करता था उमर समेत। और वो उमर से इतनी छोटी थी कि मामा या दादी कभी उसको उमर के साथ मुकाबला ही नहीं करते थे। बदनसीब तो मैं थी, जिसकी ना कोई कदर थी ना कोई वक़्त। 9th क्लास में पहुंची तो मम्मा मुझे ज़बरदस्ती साइंस दिलवाने लगी। मम्मा मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी, मुझे आगे जाकर फाइन आर्ट्स पढ़ना है, इसलिए मुझे आर्ट्स लेनी है। मैंने दिल अकड़ाकर मम्मा की मुखालफत की तो वो सदमे से पागल होने लगी। मेरी बेटी आर्ट्स पढ़ेगी? मेरी वो बोल ऐसे नहीं जैसे मैंने को बहुत घटिया ख़राब हरकत कर दी थी। करोगी क्या तुम आर्ट्स पढ़ कर? बीए करने से बेहतर है बंदा पढ़ाई ही ना करे। सारे जग के नकम्मे नालायक लोग आर्ट्स पढ़ते हैं, क्या पता है तुम्हें? कुछ पता है तुम्हें? मम्मा एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थी, और उनका ख्याल था सिर्फ साइंस पढ़ने वाले लोग ही काबिल और ज़हीन होते हैं। मैं इस वक्त इतनी छोटी थी कि इनसे बहस नहीं कर सकती थी, वरना ज़रूर पूछती कि वो जो आप अपनी गुफ्तगू के दौरान शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, शैले और गेट्स के हवाले वक्तन दिया करती हैं, उन सब में से ज़रा बताएं कि कौन साइंसदान था? बंदे की अपनी दिलचस्पी भी कोई चीज़ होती है, किसी की काबिलियत जांचने का कोई मेयार नहीं होता। बंदा साइंस पढ़ा कि लाजमी बंदा साइंस पढ़ा हो। मम्मा के इन ख्यालात की वजह से ख़ानदान की कितनी लड़कियां जो एफ ए बी ए कर रही थी मम्मा से नाराज़ थी। वो मम्मा ही क्या जो किसी की परवाह करती। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम साइंस पढ़ो, तुम्हें साइंस पढ़नी है। अब इस मौजू पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। गज़ब खुदा का, लोग क्या कहेंगे? हमारी बेटी इतनी डफर और गुंजे है न। मम्मा ने बात ख़त्म कर दी करने वाले अंदाज में कहा तो कुछ ही फासले पे बैठे उमर ने भी टांग अड़ाना अपना फ़र्ज समझा। बड़ी तंजीह अंदाज में मेरी तरफ देखकर बोला, छोटी मम्मी से चिराग तले अंधेरा कहते हैं। तुम चुप बैठो। खबीस बुरा जुमला बाहुआ से बुलंद और खबीस मुंह ही मुंह में बोल के मैंने उसको घूरा तो दादी हंसपे आदत मैदान में कूदी। कुछ तमीज़ है बड़े भाई से बात करने की या नहीं? ना तालीम, ना अच्छा अखलाक, ना अदब अदाब। अरे सूफिया, मैं सोचती हूँ इस लड़की का क्या बनेगा? अगले घर जाके ये नाक ही कटवा देगी। नाक के ऊपर ऐनक जमाते दादी मुझे घूर रही थी। मैं पैर चटकती वहाँ से वॉकआउट कर गई। फिर वही हुआ जो इससे पहले मेरे साथ हुआ करता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हुए मैं रूहानी हो जाती, मगर मम्मा का दिल ना पसीजता। मिड टर्म में मेरे फिजिक्स में वो मुश्किल पासिंग मार्क्स और मैथ में तो खूब शानदार तरीके से फेल हुई। मम्मा ने घर में तूफान उठा दिया। मुझे तो बुरा भला
जितना बुरा भला कह सकती थी कहा मैंने। उनकी डांट की को ख़ास परवाह नहीं की कि उनकी डांट खा खा कर अब मैं खासी ढीठ हो गई थी, मगर डांट फटकार के अख्ताम पर मम्मा ने जो फैसला सादिर फरमाया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। तुम्हारे टीचर को मैं आज से फारिग कर रही हूँ, कल से तुम्हें फिजिक्स और मैथ उम्र पढ़ाएगा, आप दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मम्मा ने मेरे एहतजाज के लिए खुलते लबों को नज़रअंदाज करके मुझे बाहर निकल जाने का हुक्म सुनाया। मैं मरे मरे कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। मम्मा के दो टोक अंदाज के सामने तो पापा भी नहीं पर मार सकते थे, मुझे गरीब की क्या मजाल थी। सो चुपचाप उस मान जाने में आफियत समझी। 3 बजे आ जाना, स्टडी में वही पढ़ाऊंगा तुम्हें। उमर ने अगले रोज नाश्ते की मेज़ पर मुझसे कहा तो मैं उसकी कमीनगी पर खोल कर रह गई। उसे मालूम था मैं दोपहर में कितनी पाबंदी से सोती हूँ, इसलिए जानबूझकर उसने वही टाइम रखा था। उमर, हम शाम को नहीं पढ़ सकते, मैंने गुस्सा दबाते हुए नरमी से कहा। शाम को मैं फारिग नहीं होता, अगर पढ़ना है तो दोपहर में ही पढ़ाऊंगा, वरना जो दिल चाहे करो। वो बड़े बेमुरवत अंदाज में बोला तो मैंने नरमी का चोला उतार फेंका और अपने मखसूस मुंहफट अंदाज में बोली, भाड़ में जाओ, यहाँ तुमसे पढ़ने के लिए कौन मरा जा रहा है। ताबी क्या बदतमीजी है, तुम्हें बात करने की तमीज़ आखिर कब आएगी। मम्मा ने मुझे सबके सामने हंस-पे-आता डांटा तो मैं बेख्तियार रो पड़ी और बोली, हाँ मैं ही बदतमीज़ हूँ, ये बड़ा तमीज़दार और अच्छा है, जानबूझकर दोपहर का टाइम रखा है ताकि मैं सो ना सकूँ। वो खुद नवाब साहब शाम में बड़े मसरूफ़ होते हैं, अपने आवारा दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। अपने दोस्तों के लिए लफ्ज़ आवारा पर वो तड़प उठा, मगर उसके कुछ बोलने से पहले दादी उसकी हिमायत में मुझ पर उलट पड़ी। पहले इस जैसी बनकर दिखाओ, फिर उसका मुकाबला करना। दोपहर में सोना बहुत ज़रूरी है, अपने मुस्तकबिल की कुछ फ़िक्र नहीं। मेरे उम्र जैसा सारा ख़ानदान में कोई एक भी ढूँढ कर दिखाओ तो मैं जानूँ ऐसा ऐसे गुणों वाला मेरा बच्चा है। तुमसे सिर्फ 4 साल बड़ा है, मगर पढ़ाई में 5 क्लासें आगे है। अखलाक और तमीज़ में भी तुमसे बहुत बेहतर है। पता नहीं दादी को मुझसे कौन सी ख़ानदानी दुश्मनी थी। कभी कभी मुझे लगता मैं शायद उनकी सगी पोती नहीं हूँ। पापा और डैडी तो इस झगड़े से शुरू होने से पहले ही ऑफिस जा चुके थे, वरना डैडी ज़रूर मेरी हिमायत में बोलते। वो उम्र की बेजा हिमायत करने पर अक्सर दादी की मुखालफत करते थे, इसलिए सारे घर में वही मुझे सबसे अच्छे और सुलझे हुए इंसान लगते थे। मम्मी भी मुझसे प्यार करती थी, मगर दादी के मुकाबले डट जाने की उनमें मैं जान लाती। दादी तो हमारे घर की हिटलर थी, यहाँ उनकी डिक्टेटरशिप चलती थी और हम अवाम के लिए ज़ुबान बंद रखने का हुक्म था। दादी के हाथों में इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर वो बड़ा खुश और मसरूर दिखाई दे रहा था। मैं चुपचाप अपने आंसू साफ़ कर रही थी। दोपहर में 3 बजे स्टडी की तरफ जाते हुए मैं सोच रही थी, ख्वामख्वाह अपनी बेइज़्ज़ती करवाई। हुआ तो वही जो उसने चाहा। आखिर मुझे ये बात कब समझ में आएगी कि इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं। आप रो रही हैं, कॉरिडोर में बैठी गुड़िया से खेलती मरियम ने मुझे आंसू साफ करते देखकर पूछा, तो मैं कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई। काश मरियम तुम मुझसे इतनी छोटी ना होती तो मैं इससे अपना दुख सुख शेयर कर लिया करती। मैं स्टडी में कदम रखते हुए सोचा और पहले ही वहाँ मौजूद कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। मुझे देखकर उठा, टेबल के सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैं उसके मुकाबले कुर्सी संभाल कर बैठ गई। 15-20 मिनट वो मुझे मैं समझाता रहा और फिर ये कहता हुआ खड़ा हो गया कि अब एक एक करके इस एक्सरसाइज के सारे सवाल हल करो। खुद दोबारा गेम खेलने लगा। बहुत देर तक कोशिश के बावजूद भी मुझसे एक सवाल भी हल ना हो सका तो मैं रूहान सी आवाज़ में बोली, उमर मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा अभी इतने अच्छे तरीके से तो मैंने समझाया। वो झुंझलाती हुई आवाज़ समेत मेरी तरफ घूमा और मुझे घूरता हुआ कंप्यूटर के सामने से उठाया। तुम मुझे खेलने नहीं दोगी, बको क्या तकलीफ़ है इस वक्त। क्योंकि उसके रहमो करम पर थी इसलिए कुछ ना कह सकी। खेलो मरो, मेरे ऊपर एहसान करने की क्या ज़रूरत है। पता तो शिकायती टट्टू बाद में मम्मा और दादी को एक की दस लगाकर सुनाएगा, जवाबन मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी। इसलिए मिन्नत भरे अंदाज में बोली, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ एक दफ़ा फिर समझा दो। मेरी मिन्नत भरे अंदाज पर वो मुझ पे तरस खाता हुआ मुझे फिर समझाने बैठ गया और बोला, तो मेरे सामने हल करो, जहाँ गलती करोगी मैं टोक दूंगा। मैंने अल्लाह का नाम लेकर सवाल हल करना शुरू किया तो वो चीख उठा, मोटू तुम्हें तो एलसीएम देना भी नहीं आता। वो ओ माय गुडनेस, सबसे पहले सबके सामने ताबी और अकेले में वो अक्सर मुझे मोटू कहकर मुखातिब करता था, जिसकी मैं हरगिज़ भी परवाह नहीं करती थी। इस मरतबा उसकी शिकायत करने पर मम्मी ने मुझे समझाया कि मेरी बेटी कोई मोटी वोटी नहीं है, बस ज़रा भरे भरे जिस्म की है, खुद सूखा सड़ा है इसलिए तुमसे जलता है। बस इस दिन मैं मुतमईन होगी। रात में मम्मा ने उससे मेरी प्रोग्रेस पूछी तो बड़े मायूस अंदाज में बोला, छोटी मम्मी बेहतर था आप इसे आर्ट्स ही पढ़वा देती, वो मैथ तो वहाँ भी पढ़ना होगा, मगर आर्ट्स इतना मुश्किल नहीं होता। फिर वो दोनों देर तक मेरे गम में घुलते रहे और मैं खोलती हुई अपने कमरे में चली आई। फिर बड़ी पाबंदी के साथ बगैर कोई नागा किए मुझे पढ़ाने लगा। 3 से 4 पढ़ा कर वो खुद क्रिकेट खेलने क्लब चला जाता। तब कि मेरी छुट्टी 6 बजे होती। 5 से 6 मुझे फिजिक्स याद करनी पड़ती। 15-20 मिनट में वो मुझे समझाकर फारिग करता और कभी वॉकमैन कान में लगाए फ्लोर कुशन पर नीम दराज हो जाता, कभी कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता। और इन दिनों एमएससी के पहले सेमेस्टर में था और मैं मैथ से पंजा आजमाई कर रही थी। कभी कभी मुझे काम देकर वो खुद भी अपना पढ़ने लगता। मेरे इम्तिहान में 3 महीने रह गए थे, इसलिए मेरे ऊपर हर तफरीह हराम हो चुकी थी।
दिन भर मैं सिर्फ 1 घंटा टीवी देखने की इजाज़त थी। इस रात भी मैं पढ़ते-पढ़ते थक गई तो उठकर लाउंज में आ गई। सब लोग सो चुके थे, उमर के कमरे की लाइट भी ऑफ हो चुकी थी। मैंने लाउंज की तमाम खिड़कियों और दरवाज़े एहतियातन बंद कर लिए और हल्की आवाज़ में टीवी चलाकर बैठ गई। जूही चावला और आमिर खान की क़यामत से क़यामत तक आ रही थी। बड़े दिनों के बाद आँखों का कुछ ढंग की चीज़ देखने को मिली तो मूड फ्रेश हो गया। बड़े खूब आराम से पूरी फ़िल्म देखकर सोई तो मेरे वहमो-गुमान में भी ना था कि वो मनहूस उमर मुझे फ़िल्म देख चुका है। मम्मा तो हमारे रात में इंडियन फ़िल्म देखने की इजाज़त ना देती थी। कहाँ कि इम्तिहान से 3 महीने पहले चाचा अगले रोज़ इस चुगलखोर की वज़ह से मम्मा ने मुझे कमरे में बुलाकर बेनक़्क़द सुनाई। शुक्र था कि कमरे में कोई और ना था, वरना मम्मा इस दिन कोई लिहाज़ रवा ना रखती। उनके ख़याल से मैं इतनी बिगड़ चुकी हूँ कि अब मेरी इस्लाह मुमकिन ही नहीं। फिर इस तमाम डाँट फटकार का इख्तिताम इस जुमले पर हुआ कि अब मुझे वो 1 घंटा एसईएन-पीटीवी देखना भी बंद कर दिया गया है। चलो जी, छुट्टी हो गई है तो उल्टी आंतें गले पड़ने वाली बात हुई। अब किसी बहस व तकरार की गुंजाइश ना थी। चुनाचे उठती हुई शक्ल के साथ कमरे से बाहर निकली तो वो सामने खड़ा खबासा से मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? छोटी अम्मी से डाँट खाकर आ रही हो? वैसे अब तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए। आखिर बचपन से डाँट खाने की प्रैक्टिस है तुम्हें। वो तंज के तीर नश्ते चला रहा था और मैं इंतकामी जज़्बात दिल में लिए उसे कोई जवाब दिए बगैर कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर अपनी इन सादा तरीन बेइज्जती और टीवी देखने से महरूमी का बदला लेने का मौका मुझे सिर्फ 3 दिन बाद ही मुयस्सर आया। उस रोज़ उमर दोपहर में मुझे पढ़ाने की छुट्टी दे दी, जिसमें मुझे काफ़ी हैरत हुई थी। इन दिनों बाद उसने इतने दिनों में उसने एक भी छुट्टी नहीं दी थी। मैं पानी पीने किचन में आई तो नूरी बड़ी फुर्ती से ट्रे में समोसे, कबाब, केक और चाय के कप रख रही थी। कोई मेहमान आया है? मैंने हैरान होकर पूछा। जी, बाजी जी, उमर भाई के दोस्त आए हैं जी। उन्होंने कहा है कि चाय और खाने-पीने की चीज़ें लेकर उनके कमरे में पहुँचा दूँ। उसने इसी मसरूफ़ियत के आलम में जवाब दिया तो मेरा माथा ठनका। लाओ ये चाय मुझे दे दो, मैं दे आऊँगी। मैं ये ट्रे पकड़ी। बाजी जी, उन्होंने कहा है कि दरवाज़ा बजाकर बाहर से ट्रे पकड़ा देना। दूरी डरते-डरते मुझसे कहा तो मैं सर हिला के ज़ीना चढ़ गई। आखिर ये लोग कमरे में बंद होकर क्या कर रहे हैं? कोई माने ना माने, मुझे तो उम्र के सारे दोस्त एक नंबर के लफंगे और बदमाश लगते थे। घर में उनके बारे में सबका ख़्याल मेरे ख़्याल से कतई मुख्तलिफ था। दरवाज़े पर दस्तक दिए बार मैंने एकदम से एंट्री दी तो अंदर अजीब सी अफ़रा-तफ़री फैल गई। मगर मैं भी एक काया एक नज़र में अंदर का सारा मंज़र का जायज़ा ले लिया। उमर और जावेद जिसके लंबे सिल्की बालों से मैं हमेशा जेलस रहती थी, कारपेट पर फ्लोर कुशन उंधे मुँह रख के सिगरेट फूँक रहे थे, जबकि अहमद और सुहेल बेड पर पदराज सिगरेट पी रहे थे। पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। सामने टीवी पर जी लगा हुआ था, जिस पे ब्यूटी कॉन्सर्ट की लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। मुख्ती ममालिक की हसीनाएं अपना लिबास में फ़ाख़र घर लहराती इधर से उधर मटकती फिर रही थी। वैसे इन कपड़ों के लिए लिबास खासा गैर मुनासिब लफ्ज़ था। जावेद बौखलाकर अपने शानों पर जूते बार समेट कर रिमोट से चैनल चेंज करने लगा। अहमद और सुहेल ने सिगरेटें एस्ट्रे में मसल दी। उमर एक लम्हा को बौखला गया, मगर अगले ही पल दाँत पीसते हुए घुराकर बोला, क्यों आई हो तुम? मैंने उसका लहजा नज़रअंदाज किया। ट्रे वहीं कारपेट पर रख दी। तुम लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। और फिर बड़े इत्मीनान से कमरे से निकल आई। अपने कमरे में लेटकर मुझे खूब हँसी आई। कैसे सबके सब बौखला गए थे। मेरी मुदाखलत से इन लोगों का प्रोग्राम तो चौपट हो गया था। मुझे बहुत मज़ा आया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मरतबा मैं उमर को ज़िद करने में कामयाब हुई थी। ये कामी कोई छोटी-मोटी कामयाबी नहीं थी। अब जब मैं उसकी असलियत सबको बताऊँगी तो उसकी हालत का क्या होगी। मैं चश्मे तसव्वुर से खुशगवार और रूह परवर नज़ारा देख रही थी। शाम में डैडी को मैंने ऑफिस से आते ही पोर्च में रोक लिया और उमर के आज के करतूत के बारे में बताया तो उसकी स्मोकिंग का सुनकर उन्हें काफ़ी से ज़्यादा गुस्सा आया। उनका इरादा उसे शायद अकेले में सरजरिश करने का होगा, मगर मैंने उनके साथ चलती उनके बेडरूम तक गई और उन्हें इस बात पर आमादा करके ही छोड़ा कि वो सबके सामने उसे डांटे। उमर तो अपने लफंगों के साथ इस वक्त यहीं चला गया था। रात के खाने पर उसकी वापसी हुई। मैंने डैडी को आंखों में इशारा किया तो मेरी बेताबी पर वो हंस पड़े। हमारी एक दूसरे से पैदाइशी दुश्मनी घर में किसी से ढकी छुपी बात तो ना थी। फिर उन्होंने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक उमर को खूब खरी सुनाई। उसे सिगरेट नोशी और उसके मुज़र असरात पर सेर हासिल लेक्चर दिया, मगर ब्यूटी कॉन्सर्ट देखने वाली बात उन्होंने नज़रअंदाज कर दी या वाकई बोल गए। जो मैं उनको याद दिलाने के लिए बोली, पता है डैडी ये खूब घूर कर ऐश्वर्या राय को देख रहा था और पता है उसने क्या कहना हुआ था। मैं जोश में बोलती खैर पटरी से उतरने लगी थी जब मम्मा की तनबीही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, ताबी खामोशी से खाना खाओ।
मैंने मामा की तरफ देखा और मेरी बेवकूफ़ी और बेअक्ली पर शदीद ताव खा रही थी। मैं फ़ौरन लब भींच के खामोश हो गई। उमर जो खामोशी से सर झुकाए डैडी की तमाम फटकार सुनता रहा, अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और दादी कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई उनके लाडले की तरफ मैली नज़र से देखे। चुनाचे औरतों के हाथ लगा नहीं, मैं ही नज़र आ गई। दुनिया का दस्तूर यही है कि कमज़ोर को हर कोई दबाता है और दादी का तो मैं का सबसे कमज़ोर और आसान तरीन टारगेट थी। इसलिए उन्होंने बात का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया। बड़ा गुस्से से बोली, तुम वहाँ उमर के दोस्तों में करने क्या गई थी? इतनी बड़ी हो गई हो, ज़रा अक्ल नहीं, यूँ गैर लड़कों में जाकर घुसना कोई अच्छी बात है। मगर उनके लाडले का दिल शायद बहुत बुरी तरह टूट चुका था, इसलिए दादी की तमाम गुफ्तगू पर वो बगैर ध्यान दिए चुपचाप खाना ख़त्म करके उठ गया और खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी का सदमे के मारे बुरा हाल था। कोई उनके अजीज़ जान उमर को तकलीफ़ दे या दुख पहुँचाए तो वो कमरे में चैन न लेने देती। बड़ी खूनख्वार निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर डैडी से मुखातिब हुई, तुमने अच्छा नहीं किया उस्मान, उसके साथ ऐसा, अरे ऐसा भी उसने क्या कर दिया जो यूँ उसको डांटा डिपटा है? इस उम्र के लड़के अभी तक इंटर बीए बीकॉम में अटके बैठे हैं और वो इतनी छोटी सी उम्र में एमएससी तक पहुंच गया। आजकल कल के तो ज़रा ज़रा से छोकरे सिगरेट फूंकते फिरते हैं। वो अब इतना छोटा भी नहीं है। क्या हो गया अगर दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत तफरीक कर ली? दादी की इस अकरा परवरी पे मैं बेचैताब खा कर रह गई। कभी ऐसे फूल मेरे लिए तो नहीं झड़े मुँह से। कभी मम्मा से ये नहीं कहा इस उम्र की लड़कियां सुबह शाम डिश देखती रहती हैं, उसे भी इंडियन फिल्में देखने दो, बल्कि हमेशा मम्मा को मेरे खिलाफ उकसाती रहती हैं, वरना मम्मा इतनी बुरी भी नहीं। फिर भी अम्मा, स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, किसी भी एज के आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है। डैडी ने दादी का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की तो वो कोई बगैर कोई जवाब दिए मुंह बनाती अपने कमरे में चलेगी। दादी की उम्र के लिए भेजा हमारी पर वक्ती तौर पर मेरा मूड ख़राब हो गया। मगर आज जब मैं सोने लेटी तो मैंने सोचा मेरा मकसद तो पूरा हो ही गया है। उसे जलील करवा दी और डांट पड़वा कर मुझे इस रात बड़ी चैन की नींद आई। अगली रोज़ स्टडी की तरफ जाते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भूखा शेर बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा है और अभी मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। पता था इतनी आसानी से वो मुझे माफ़ करने वाला तो नहीं है, इसलिए बहुत डर लग रहा था। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने कल की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर मुझे पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, ज्योमेट्री के बुनियादी उसूल समझाता हुआ यूँ लग रहा था जैसे कुछ काम हुआ ही नहीं। बड़े प्यार और शफ़क़त पुरशफ़क़त अंदाज़ में, जो कि उसका ख़ासा हरगिज़ ना था, फ़ॉर्मूले याद करवा रहा था। मैं उसकी अज़मत और आला ज़र्फ़ी की दिल ही दिल में मुअतरफ़ हो गई। तुम्हारे यहाँ नाख़ूनों की चेकिंग नहीं होती? पढ़ाते हुए अचानक उसने मुझसे गैर मुतल्लक़ा सवाल किया तो एक लम्हे के लिए मैं हैरान हुई। फिर अपने लंबे खूबसूरत फ़ाइल होते नाख़ूनों को देखा। अरे बड़ी ज़बरदस्त चेकिंग होती है, मगर हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इरम ही तो हेड हेड है। तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया तो वो कुछ समझ जाने वाले अंदाज में गर्दन हिलाता है। इसके गैर मामूली खुशगवार रवैये से मुतासिर होकर मैंने उसे बहुत सी बातें शुरू कर दी। मम्मी तो कभी भी मुझे नाखून बढ़ाने दें, मैंने उसे छुपाकर नाखून बढ़ाए हैं। बस अरसलान भाई की शादी हो जाए फिर काट लूँगी। हमारे फूफीज़ाद अरसलान भाई की अनकरीब शादी होने वाली थी। ख़ानदान की पहली शादी थी, इसलिए हम सब बहुत खुश थे। उमर की दिलचस्पी महसूस करते मैं मज़ीद गोया हुई। पता है उमर, अरसलान भाई की शादी के लिए मैंने ग्रीन कलर का गरारा बनाया है। मेरी बात सुनकर बेसाख्ता हँस पड़ा। काफ़ी देर तक जब उसकी हँसी ना रुकी तो मैं चिढ़ गई। ऐसा मैंने कौन सा लतीफ़ा सुनाया है जो तुम्हारी हँसी ही नहीं रुक रही? मेरे चंडे की परवाह किए बगैर वो मुस्कुराता रहा। असल में मैं सोच रहा हूँ तुम गरारा पहन के कैसी लगोगी, ज़रा सोचो। वो फिर से हंसने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई तोप चली आ रही हो। बसा लेते हुए बोला। उसकी इस बात पर मैं एक लम्हे को तो नाराज़ होकर बैठ गई, फिर थोड़ी देर बाद बड़ी फिक्रमंदी से बोली, क्या काफ़ी गरारा मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा उमर? क्या मैं बहुत मोटी हूँ? मेरे दर्द बड़े अंदाज पर वो संजीदगी से बोला। बहुत का लफ्ज़ हटाओ, तुम सिर्फ मोटी हो। उसकी बेनियाजी पर मैं गमज़दा होकर बोली, मैंने मम्मा से ज़िद करके गरारा बनवाया है और मम्मा ने भी वादा किया है के बावजूद इम्तिहानों के वो मुझे अरसलान भाई की शादी के हर फंक्शन पर जाने देंगी। मैं बहुत फ़िक्रमंद हो गई थी। गरारा मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं जानती न थी कि गरारा पहनना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। अगले दिन मामा ने नेल कटर अपने सामने ही खूब अंदर तक घुसवा कर मेरे नाखून कटवाए तो मैं हैरान रह गई उन्हें कैसे पता चला। फिर उसके बाद अरसलान भाई की शादी के किसी भी फंक्शन पर मुझे ले जाने से मम्मा ने साफ इनकार कर दिया। इम्तिहान सद पे है, तुम्हें फंक्शन की पड़ी हुई है। और मैंने मम्मा को उनका वादा याद दिलाना चाहा तो बड़ी नाराज़गी से बोली, ठीक है मैंने कहा था, मगर मुझे मालूम ना था कि तुम्हारी अभी तक ज़रा भी तैयारी नहीं है। फिजिक्स के 4 चैप्टर बगैर हाथ लगाए ऐसे ही रखे हैं। कुछ संजीदा हो जा पढ़ाई में। फिर मैं रोती रह गई, मगर किसी ने मेरे ऊपर रहम ना खाया। उमर तो आग लगाकर फूफी के घर चला गया, फूफो के घर चला गया और मैं शादी के तमाम फंक्शन ख़त्म होने तक वहीं रहा।
था। इस कमीने से कैसा भरपूर बदला लिया मुझसे। मेरे ख़ानदान की पहली शादी और मैं इसमें शिरकत से महरूम हो गई। वक़्त कैसा भी हो गुज़र जाता है, चुनांचे ये बदतरीन वक़्त भी गुज़र ही गया। फिर वो लम्हा आया जब मैंने अपने घर वालों के सामने सुरख़रू हो सकी। मैट्रिक में 70% मेरे अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। घर में पहले पहल तो किसी को यकीन ना आया मेरी नालायकी ये। तो अब सब सब वैसे ही समझौता कर चुके थे। किसी को तो क्या, मुझे खुद भी यकीन ना आ रहा था। मामा ने ज़िंदगी में पहली मरतबा मुझे गले लगाकर प्यार किया। मैं खुशी से बेहाल होगी। मम्मा ने सोने की खूबसूरत सी चेन दी और पापा ने 1000 रुपये दिए। मैं खुशी से फूला ना समा रही थी। उमर सामने ही बैठा मेरे खुशी से गुलरंग चेहरे को बड़े तंजिया साथ में देख रखा। ठीक है, मैं इस तरह की नाशुक्री नहीं हूँ कि पोजीशन आने पर भी मुंह बनाए रहूँ। तो मैं इस ग्रेड पर भी अपने रब की शुक्रगुजार थी। इसकी तंजिया नज़रअंदाज करके मैं दिल ही दिल में खुद को हौसला दिया। दादी ऐसे मौका पर चुप कैसे रह सकती थी। मेरे दिल जलाने को बड़े तन से बोली, अरे बीबी, ये मेरी उम्र के पाँव धो धो कर पियो जिसने तुम जैसी नकम्मी और नालायक लड़की को इस काबिल बना दिया। वरना मुझे उम्मीद ना थी कि तुम एक ही मरतबा में मैट्रिक के पर्चे पास कर लोगी। जब से मैंने डैडी से उम्र की डांट लगवाई थी, दादी मेरी और भी दुश्मन हो गई थी। हालांकि उनका चेहरा मुझसे बदला ले चुका था, मगर उनका गम अभी तक बाकी था। मैंने दादी का तंजिया अंदाज भी नज़रअंदाज कर दिया और खुशी खुशी हज़ारों रुपयों की को ठिकाने लगाने में लग गई। कॉलेज में आई तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया से मेरा तारुफ हुआ। मम्मा ने मुझे प्री इंजीनियरिंग दिलवाई थी। हालांकि पापा ने दबे लफ्ज़ों में मम्मा को समझाने की कोशिश भी की थी कि अगर इसका इंटरेस्ट आर्ट्स की तरफ है तो इसे वही पढ़ने दो। मगर मम्मा ने इनकी बात का एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। और जो अभी तक इनके गले लगाकर प्यार करने से शरारती बिल्ला चूँ चुरा इनकी बात मान गई। कॉलेज में हम चारों का ग्रुप तो वही पुराना था, यानी मैं, इरम, लुबना और वर्दा। मगर हमारे ग्रुप में नया इजाफा फरहाना का था। वो वैसे तो एज में हम लोगों से 1.5-2 साल बड़ी थी, मगर बातें बड़ी मज़ेदार करती थी। पहले ही दिन वो हमारे ग्रुप में शामिल हो गई थी और दूसरे दिन बड़े मज़े से अपने फांसी की तस्वीर उठा कर ले आई और बताया कि उसकी मंगनी इमरान से साल भर पहले हो गई है। और ज़बरदस्त किस्म के अफेयर के बाद, और ये कि मैट्रिक में मुसलसल 2 साल फेल होती रही है सिर्फ और सिर्फ उसके चक्कर की वजह से। यार, मेरी मम्मी कहती है लड़कियों को पढ़ लिख कर क्या करना है, अगर करना तो वही आंटी चूल्हा ही है ना। बस मेरी तो इंटर करते ही शादी हो जाएगी। कॉलेज में भी मैं सिर्फ टाइम पास करने आई हूँ। बड़े इत्मीनान से बता रही थी। हम चोरों जिन्हें पढ़ाई की खातिर दिन रात घर वालों से जूते पड़ते थे, उसके नसीब पर रश करने लगे। इसकी बातों में हम लोगों को बड़ा मजा आता। और रोजाना पूरी तफसील के साथ अपनी रूमर की टेलीफोन गुफ्तगू का अहवाल सुनाती और रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरा नागा जारी रहती। उसका मंगेतर बीए करके अपने अब्बा और भाइयों के साथ बिजनेस करता था। इमरान ने ये कहा, मैं शर्मा गई। इमरान ने वो कहा, और मैंने शर्म से सर झुका लिया। उसकी बातों पर हम लोगों की को सच्ची में हसरत सी महसूस होती कि उसकी बातों में हम लोगों को हसरत महसूस होती कि हम इस काबिल नहीं है कि कोई हमें भी पसंद करे। यही तो हमें तो आज तक किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। इरम ने तो बाकायदा इस कॉलेज से घर आते ही कह दिया, फरहाना तो तुम्हें ज़्यादा ही खूबसूरत है। पता नहीं लोगों को मैं ये नज़र कमज़ोर है कि मैं उन्हें नज़र नहीं आती। अभी इसकी बात, क्योंकि उसकी बात मुझे भी उसकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक था, इसलिए मैंने उसकी तायद करने लगी। और फिर काफ़ी देर तक हम अपनी अपनी इस नाकदरी पर अफसोस करते रहे। फरहानों की बातें सुन सुनकर हम चारों को मंगनी करवाने का नहीं तो कम अज़ कम एक आधा चक्कर चलाने का बड़ा शौक हो गया था। फरहाना ने बताया कि इमरान ने उसे स्कूल से घर जाते हुए रास्ते में एक दिन लिफ्ट की ऑफ़र की थी और यूँ वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। ये किस्सा सुनने के बाद लाशोरी तौर पर मैं रोज़ाना कॉलेज आते और जाते हुए अपने इर्द-गिर्द आगे पीछे चलते तमाम गाड़ियों को नज़र में रखती कि शायद इनमें से किसी में वो हो कि जो मुझे रोज़ाना मेरी एक झलक देखने के लिए अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ दौड़ाता रहे। मगर हाय अफ़सोस, ऐसा कुछ ना हुआ। हम चारों की सपाट और बेरंग ज़िंदगी में कोई हलचल ना हुई। इस सुबह मैं नाश्ते की मेज़ पर खासी ताख़ीर से आई। मेज़ पर घर के तमाम अफ़राद मौजूद थे। मामा ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोली, अभी तक यूनिफ़ॉर्म भी नहीं पहना, कॉलेज जाने का इरादा है या नहीं? मैं कुर्सी पर बैठे बैठे बेलापरवाही से बोली, मम्मा, आज मेरा कॉलेज जाने का मूड नहीं है, मैंने सुस्ती से कहा। और एक लंबी सी जमाई ली तो मेरी जमाई पर दादी ने मुझे घूरने लगी। बेचारी दादी सारी ज़िंदगी मेरी तबीयत पर तवज्जो देती रही, मगर मैंने कभी सुधर के ना दिया। मुझे उनकी घूरियों पर खामख्वाह हंसी आने लगी। क्या बात है, आपके मूड को इंटर करने का इरादा है या नहीं? मम्मा ने तंज का नशा चलाया। उनकी बात का कोई जवाब दिए बगैर मैं आराम से ऑमलेट से लुत्फ़अंदोज़ होने लगी। चलो जाओ, जाकर यूनिफ़ॉर्म पहन कर आओ। नवाबजादी अब अपने मूड से कॉलेज जाया करेंगी। मम्मा का पारा हाई होने लगा। क्या है मम्मा, मुझसे नहीं होती थी मुश्किल पढ़ाई। फिज़िक्स पढ़ो, केमिस्ट्री रटो, फिर मैथ के लिए सर कबाब। फ़ायदा है ज़िंदगी इस सारी मगज़मारी का? आखिर करना तो वही हांडी चूल्हा ही है ना। मैंने अपने तौर पर बड़ी संजीदा बात की, मगर पता नहीं क्यों उम्र को खामख्वाह खांसी आने लगी।
और डैडी ने भी अपने लबों पर मचलने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट का गला घोंटा, अखबार चेहरे के आगे फैला लिया। मम्मा खामोशी से मुझे घूर रही थी, उनकी घूरियों की वजह समझने से काशी थी। शाबाश है, इस बेहयाई की कसर रह गई थी, चलो वो पूरी हो गई। दादी ने गुस्सा और तंज के मिले जुले अंदाज से कहा तो मैं उनके नाराज़ होने पर हैरान हुई। क्यों, मैंने ऐसी क्या बात कह दी है? मेरी क्लास में आधी से ज़्यादा लड़कियों की एंगेजमेंट हो गई है और सबकी शादियां इंटर के बाद हो जाएंगी। इमेज का जिक्र बड़ी हंस के साथ किया गया। तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा इतने मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ने का? शादी के बाद उनकी सास इलास्टन और थ्योरी रिलेटिव शादी के बाद उनकी सास उनसे थ्योरीज तो सुनेंगी नहीं। मैंने बड़ी बेनियाजी से बात मुकम्मल की। मम्मा और दादी के अलावा मेज पर मौजूद तमाम अफराद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और तो मरियम भी खूब दी, जो अब खैर से 9 साल की हो गई थी, वो भी हंस रही थी। मुझे दादी और मम्मा के घूरने पर अफसोस हो रहा था। भाई ये भी कोई कुदरती बात है, कभी ना कभी शादी तो होगी ना। उमर तो बाकायदा कह के लगा कर हंसता रहा। मम्मा पता नहीं क्यों अपना सर पकड़ कर बैठ गई, जबकि मैं बड़े आराम से नाश्ता करती रही। ये बात के बाद में मम्मा ने खूब घन गरज के साथ मुझ पर बरसते हुए पापा और डैडी के सामने इतनी बेहयाई पर सख्त सुनाई। कुछ दिनों बाद मेरी बर्थडे आई और वो चारों मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने घर चली आई। मम्मा ने भी मेरे दोस्तों की आमद का लिहाज करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। हम पांचों लॉन में बैठे खाने पीने और हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ़ थे। मैं लोगों के दिए गए गिफ्ट खोलने में लगी हुई थी जब फरहाना की सरगोशी सुनाई दी। वो बिल्कुल मेरे करीब होकर पूछ रही थी, ताबा ये स्मार्ट सा लड़का कौन है? मैंने सर उठाकर देखा तो सामने से बड़ी लापरवाही से उमर ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने था, जिम जाने के लिए पोर्च की तरफ आ रहा था। उमर है मेरा कज़न, मैंने सरसी से लहजे में जवाब दिया और दोबारा गिफ्ट की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो चारों पुरानी सहेलियां थी, इसलिए उमर को पहले से जानती थी। फरहाना ने पहली दफ़ा देखा था, इसलिए पूछ रही थी, ये इतना स्मार्ट और हैंडसम लड़का तुम्हारा कज़न है? फिर भी तुम अपनी किस्मत पर अफ़सोस करती हो। फरहाना ने भी बाबुलाते बंद फरमाया तो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उमर ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर बड़ी बेनियाज़ी से गाड़ी निकाल कर ये जा वो जा, मैं उसका इस बात का मतलब समझ कर खूब हँसी और बोली, अव्वल तो ये कोई हैंडसम वैंडसम नहीं है, और अगर ये है भी तो माई फुट, ये मेरा पैदाइशी दुश्मन है। उमर को मैंने कभी इस काबिल नहीं समझा कि उसको कि दोस्तों के सामने उसका तस्करा करती, इसलिए अरम वर्दा और यमुना भी उसकी और मेरी जिद्दी पुश्ती दुश्मनी के बारे में ज़्यादा तफसील से नहीं जानती थी। फिर फरहाना के बेहद इसरार पर मैंने मुख्तसर अल्फाज में अपनी और उमर की ख़ानदानी दुश्मनी का अहवाल सुनाया। मेरी सारी गुफ्त कथा सुनने के बाद फरहाना बड़े फ़लसफ़ाना अंदाज में कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वो सर उठाकर संजीदा नज़रों से मेरी तरफ देखती हुई बोली, ये बताओ, इसका रवैया सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है या बाकी सब कज़न्स के साथ भी इसी तरह बिहेव करता है? मैंने उसके सवाल पर हैरान होते हुए कहा, नहीं, बाकी सबके साथ तो इंसान के बच्चों की तरह रहता है। बड़ी फूफो, छोटी फूफो की बेटियाँ और दीगर तमाम ख़ानदान की लड़कियों के साथ वो अच्छे तरीके से मिलता है। दुश्मनी तो सिर्फ मुझसे है। मेरा तो रोज़े अव्वल से दुश्मन है। मेरी बात पर फरहाना खुशी से उछल पड़ी और मुसर्रत से भरपूर लहजे में बोली, बस देख लिया, मेरा अंदाज़ा सही निकला। अरे बेवकूफ़, वो तुझे पसंद करता है, जानकर सताता है, लिख ले मेरी बात। वो तुमसे मोहब्बत करता है। मेरा तजुर्बा कभी गलत साबित हो ही नहीं सकता। अभी कल ही मैंने नॉवल पढ़ा है जिसमें मेरा अंदाज़ा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अभी मैंने कल ही मैंने एक नॉवल पढ़ा है जिसमें हीरो हीरोइन को बहुत तंग करता है, जानबूझकर खूब सताता है, उसे रुलाता है और उसके सामने दूसरी लड़कियों से दोस्ती करता है। बेचारी हीरोइन इस गलतफहमी का शिकार रहती है कि मुझे पसंद नहीं करता। आखिर में सारी बात खुलती है कि दोनों की शादी हो जाती है। फरहाना बड़ा आल में आना अंदाज में बोल रही थी। मेरा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ये उम्र का बच्चा और मुझसे मोहब्बत करेगा, ये बड़ी खबीस रूह है, और अगर करेगा भी तो मैं उससे कभी मुंह भी ना लगाऊं। मैंने बड़ी नफरत से कहा, इस रोज तो बात आई गई होगी, मगर बाद में लोगों की को जैसे एक मौजू मिल गया। फरहाना के मैं कहते कि किसी सुन के वो लोग शायद अब बेजार हो चुके थे, इसलिए मुँह का ज़ायका तब्दील करने के लिए आजकल उमर मौजू की बहस बना हुआ था। फरहाना के साथ साथ वो तीनों भी मुझे ये बात समझाने की कोशिश करती कि मेरे घर में एक कदर इतना हैंडसम कज़न मौजूद है, और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई इरम ने जिस पर फरहाना की मोहब्बत का असर सबसे ज़्यादा हुआ था, मेरे मुसलसल इनकार पर आखिर एक दिन हल निकाल ही लिया। इतरा लो खूब अपने हैंडसम और स्मार्ट कज़न पर। अरे फरहाना, एक उम्र ही क्या मौकूफ़ ये मोहतरमा कज़न के मामले में खासी खुद कफील है। बदनसीब तो सिर्फ हम हैं जो अपने कज़न को रुमाल से जो अपने कज़न की रुमाल से नाक साफ़ करते हैं और बवक्त ज़रूरत उनकी माँ की मदद के ख्याल से उनकी नैपी भी चेंज कर देते हैं। उसकी बात पर हम सबका हँस हँस के बुरा हाल हो गया। इसकी अम्मा और अब्बा दोनों अपने बहन भाइयों में बड़े थे, इसलिए उनके तमाम कज़न इनसे छोटे थे, उम्र में काफ़ी छोटे थे। इस बात का बेहद अफ़सोस था। कतरा-कतरा बारिश गिरते रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है, जबकि मैं तो एक मासूम और भोली-भाली सी लड़की थी। शुरू में इनकी बातें मुझे बुरी लगती थी, फिर वक़्त के साथ-साथ मुझे उनकी छेड़छाड़ अच्छी लगने लगी। इस रोज़ उमर स्टडी में बैठा मुझे थ्योरम समझा रहा था। मैं तभी भी मुझे उमर ही पढ़ाता था, बाकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने कोचिंग जॉइन कर लिया था।
वो बड़ी जाफशानी से मुश्किल मिसालें देता हुआ मुझे समझाने में मसरूफ़ था और मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसका जायज़ा ले रही थी। हाँ, उमर हैंडसम तो है, कम से कम फरहाना के इस जोकर से तो अच्छा है। मैंने अपने आप से कहा, नज़रों का ज़ाविया बदला तो मुझे उसमें बहुत सी खूबियाँ नज़र आने लगी। हाइट भी तो अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, पढ़ाई में तो खैर क्या ही बात है, वो है ही जीनियस। ऊपर और पर्सनैलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है। नो डाउट इसकी लुक बहुत मर्दाना है। मैंने इस पर नज़रें जमाए सोच रही थी, लो अब तुम ये सवाल हल करके दिखाओ ज़रा जल्दी से। खैरियत उमर की आवाज़ मुझे जोशो-हवास में की दुनिया में वापस ला और घूर कर मेरी तरफ देख रहा था। क्या मुसीबत है, बैठे-बैठे सो गई थी क्या? जल्दी से ये सवाल हल करके दिखाओ तो मैं जाऊँ, मुझे कंप्यूटर पे बहुत ज़रूरी काम है। बड़ी बेज़ारी से बोला और मैं शर्मिंदा सी आवाज़ में बोली, सॉरी मोर, मेरी समझ में बिल्कुल ही नहीं आया। क्या? वो चीख उठा, पागल कर दोगी तुम मुझे, जंगली बदतमीज़, इतनी देर से बैठा अपना वक़्त बर्बाद कर रहा हूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से इडियट। वो मेरे ऊपर गुस्सा उतार कर कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो मैं अपनी चीज़ें उठाकर खामोशी से बाहर निकला। मगर आज मुझे उमर की डाँट बुरी नहीं लगी। मेरा भी उस बात पर ईमान पुख्ता हो रहा था कि उमर मेरे साथ ऐसा सलूक जानबूझकर करता है, वरना बाकी सबके साथ तो वो बहुत अच्छा होता है। इन्हीं गुज़रते दिनों में रमज़ान का महीना आया। रमज़ान आया तो फरहाना ने एक नया शोशा छोड़ा, ताबा तो बीत पर उमर को कार्ड और कोई गिफ्ट तो पहले तो मैंने मना किया, मगर इन सब मेरे पीछे पड़ गई। सबका ख़्याल था वो बेचारा मुझसे इज़हार मोहब्बत करते हुए डरता है और मेरी पेशकदमी पर वो खुशी से फूला नहीं समाएगा। फिर मेरी सोनी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी और मैं अपनी दोस्तों को उसके किस्से सुनाऊँगी। इन लोगों के इतने यकीन से कहने पर मुझे भी ईमान लाना पड़ा। फिर वही कॉलेज की एक बुक शॉप से मैंने ब्लैक कलर की कार्ड शीट खरीदी। ड्राइंग तो मेरी पहले ही अच्छी थी, चुनाचे ब्लैक शीट पर खूबसूरत रेड कलर के गुलाब के फूलों में से हूबहू में मैंने पेंट किया और चारों मेरे इर्द-गिर्द बैठी मुख्तलिफ अक्षरों से नवाज़ती रही। उस रोज़ हमने सारे पीरियड बंक किए और कॉमन रूम में बैठकर कार्ड बनाते रहे। गोया बना तो मैं ही रही थी, लेकिन वो लोग दे रहे थे। कार्ड तैयार हो गया, मगर मसला खड़ा हो गया कि इस पे लिखा क्या जाए। सबकी मुशावरतें बड़ी सोच समझ कर के बाद मैंने कट कट पेन से बड़ी खूबसूरत लिखाई में कार्ड के बाहर सुनहरी हरूफ लिखे, टू समवन वेरी स्पेशल, ईद विशेज़। फिर मैंने अंदर लिखा डियरेस्ट उमर, अंदर डियरेस्ट उमर लिखा और उसके नीचे लिखा, पीपल लाइक यू, यू ब्रिंग वार्म स्पेशल इन टू द माइंड एंड द वार्म ऑफ थॉट्स फीलिंग टू द हार्ट। नीचे अपना नाम लिखा और लोगों के बेहद इसरार पर मैं तो मेरे पर भी इसरार पर भी तुम्हारी ताबा लिखने पर तैयार ना हुई। आखिरकार शर्मो या भी कोई चीज़ होती है। रम का तो ख्याल था कि कार्ड अभी भी सूना सूना लग रहा है, उसमें एक अदद शेर भी होना चाहिए। इन दोनों हमारी शेर व शायरी के कोर्स की किताबों तक ही महदूद थी। चुनाचे उर्दू की टेक्स्ट बुक खोलकर बैठ गई। बड़ी जद्दोजहद के बाद खान मोमिन का ये शेर मेरे म्यार पर पूरा उतरा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मुझे इस शेर पर खासा एतराज़ था, मगर वो लोग बस ज़िद थी यही कि यही लिखो। आखिरकार कार्ड मुकम्मल हो गया। अब तुम उसके साथ एक गिफ्ट खरीद कर चांद रात को जाकर उसे दे देना। अब तुम इसके साथ एक गिफ्ट खरीद कर चांद रात को उसको दे देना। फिर वो तुम्हें चूड़ियाँ पहनाने फिर वो चाँद रात को तुम्हें चिड़िया पहनाने ले जाएगा। फिर देखना क्या होता है। चाँद रात को जाकर उसे ये गिफ्ट ज़रूर देना। आखिर मेरा आखिर मेरा 2 साल का कामयाब तजुर्बा है, कोई मज़ाक नहीं। फरहाना बड़े यकीन से कह रही थी, जब तुम उसे ये कार्ड दोगी तो पहले तो वो कुछ हैरान होगा, फिर मुस्कुरा देगा और उसके बाद तुमसे कहेगा कि हाँ, तभी मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं कब से फिर मगर कहने से डरता था। फरहाना ने बड़े रोमान परवर नक्शा खींचा और सब महसूर होकर उसे तकने लगी। फिर वो तुम्हें चूड़ियाँ पहनाने ले जाएगा और हो सकता है चूड़ियाँ अपने हाथों ही से पहनाए। इसके बाद वो तुम्हें आइसक्रीम खिलाएगा। गोया ये चाँद रात तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाज़े खोल देगी। फरहाना की बातें मुझे ख़याली दुनिया में ले गई। उमर के हाथों से चूड़ियाँ पहनने में ते मैं बेतहाशा शर्माती हुई नज़र आई। मगर हम लोगों को सारी रिपोर्ट सुनाई वगैरह अगर तुमने चूड़ियाँ पहनने चलेगी तो याद रखना हमसे बुरा कोई ना होगा। लुबना ने मुझे धमकी दी। एक-एक और उदास सुनाने बैठी तो चाँद रात तो यूँ ही गुज़र जाएगी। फिर मैं चूड़ियाँ कब पहनने जाऊँगी? मैंने फ़िक्रमंदी से कहा। यहाँ पर भी फरहाना की ज़हानत तजुर्बा काम आया। कहने लगी, तुम्हें सिर्फ़ मैं फ़ोन करूँगी, तुम मुझे सारी दास्तान सुना देना, बाकी इन सब लोगों को फिर मैं बता दूँगी। हम सभी ने उसकी बात से इत्तेफ़ाक किया। फिर तय ये हुआ कि चाँद रात को मैं 9-10 बजे के दरमियान उमर को कार्ड और गिफ्ट दूँगी और फरहाना 10:30 बजे फ़ोन करके मुझसे सारी तफ़सीलात सुनेगी। चाँद की ईद की वजह से छुट्टियाँ हो रही थी और आज हमारा
छुट्टियों से पहले लास्ट डे था, सबको खुदा हाफ़िज़ कहती मैं अपनी गाड़ी में जा बैठी। रास्ते में ड्राइवर से गाड़ी रुकवा कर उमर के लिए गेम्स की सीडी खरीदी। इन दिनों मेरी पॉकेट मनी मुझे इस बात की इजाज़त ना देती थी कि मैं कोई कीमती परफ्यूम परफ्यूम या कोई और चीज़ें तो तोहफ़े में दे सकूँ, पर कंप्यूटर तो उसे बहुत दिलचस्पी थी। मैंने खुद को इत्मीनान दिलाया, चाँद रात आई, मैं सुबह ही से बड़ी एक्साइटेड थी। गिफ्ट तो मैंने रात को ही पैक करके रख दिया था। सारा दिन ख़्यालों में उमर के संग पता नहीं कहाँ-कहाँ की सैर करती रही, अल्लाह-अल्लाह करके। रात हुई, टीवी पर 9 बजे चाँद नज़र आने की का ऐलान शुरू हुआ तो मम्मा फ़ौरन ही किचन में घुस गई और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। धड़कते दिल के साथ गिफ्ट और कार्ड उठाया और बाहर निकली। उम्र के कमरे में जाते हुए मैं इससे पहले कभी इतनी नर्वस नहीं हुई थी जितनी इस रोज़ हो रही थी। एक लम्हे को तो दिल चाहा कि रहने दूँ, मगर फिर अपनी सहेलियों का खौफ आया, अभी फलाना फ़ोन करके पूछेगी और अगर उसे पता चला कि मैंने कार्ड नहीं दिया तो वो कितनी गालियाँ देगी मुझे। जाहिल, गँवार और बुज़दिल के अलक़ाबात से नवाज़ेगी। नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैंने खुद को समझाया और दिल खड़ा करके उसके कमरे के दरवाज़े पर दस्तक दी। यस कम इन की आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई। वो बेड पर बैठा जॉगर्स पहन रहा था। एक नज़र मेरी तरफ देखा और बोला, फ़रमाइए। मैंने गिफ्ट और कार्ड दोनों अपने हाथों में मज़बूती से पकड़कर कमर से लगाए हुए थे, इसलिए उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब 2-4 सेकंड गुज़रे और मैं कुछ ना बोली तो वो जॉगर के तस्मे बाँध कर खड़ा होकर बोला, क्या तकलीफ़ है? बोल भी चुको। मुझे जावेद की तरफ जाना है, जल्दी कहो जो कहना है। वो बड़ी बदतमीज़ी से कहता वो घड़ी पहनने लगा। मगर मैं उसका लहज़ा नज़रअंदाज़ कर दिया। मुझे मालूम था कि यही ज़ुबान मेरे लिए फूल बरसाएगी। एकदम उसकी तरफ बढ़ा दिए, गिफ्ट और कार्ड एकदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हैरान नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। ये क्या है? लहज़ा भी हैरत ज़दा था। वो उम्र, मैंने सोचा हम हमेशा लड़ते-झगड़ते रहते हैं, जबकि अब हम बड़े हो चुके हैं, तो हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये लेके आई हूँ। मैंने उसकी तरफ बड़ी लगावट से देखते हुए जुमले अदा किए। वैसे जुमले में लफ्ज़ बड़े पर मैंने ख़ासा ज़ोर दिया था। उसकी उसकी हैरत भी बजा थी। हम दोनों ने सारी ज़िंदगी कभी एक कैंडी या मूँगफली भी एक-दूसरे को ना दी थी और कहाँ आज मैं उसके लिए गिफ्ट लिए खड़ी थी। 1 सेकंड की हैरानी के बाद उसने दोनों चीज़ें थाम ली और बोला, थैंक यू। मैं फ़ौरन ही दरवाज़े की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा निकलते हुए मैंने मुड़कर देखा, वो कार्ड खोलकर पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर छाई शौक़ मुस्कुराहट को देखते हुए मैं कमरे में वापस आ गई। दरवाज़ा बंद करके मैं बेड पर गिरते हुए अपनी बहादुरी और जीदारी पर खुद को शाबित फरहाना कमबख्त ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। फिर मैं उमर के साथ चली जाऊँगी तो मोहतरमा नाराज़ होगी कि उन्हें सारी रुताब सुनाए बगैर चली गई। मैंने फरहाना को बुरा-भला कहा, ये नहीं सोचा कि अभी तो 10:30 बजने कि उसने फ़ोन 10:30 बजे करना है। अभी मैं 9:30 बजे हैं। इस वक़्त दरवाज़े पर दस्तक हुई तो मेरा दिल धड़क उठा। अल्लाह, ये फरहाना को तो मैं आज से गुरु मान लूँगी। कितना दुरुस्त अंदाज़ा था उसका। लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं उमर का सामना कैसे करूँगी? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मरीम की आवाज़ सुनाई दी, आप ही दरवाज़ा खोलें, आपको मम्मा बुला रही हैं। वो बाहर से चिल्लाकर बोली। मैं एकदम से अपने हवासों में लौट आई, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वो मुझे किचन की तरफ जाता देखकर कहने लगी, मम्मा अपने कमरे में हैं। मुझे ये इत्तला फराहम करके वो अपने कमरे में चली गई। मैं अपने ही ख़्यालों में गुम मम्मा के कमरे में दाखिल हुई। मम्मा इधर से उधर पर गुस्से से टहल रही थी और सामने ही सोफ़े पर उमर बैठा हुआ था। मैंने एक नज़र उसकी शरारत से मुस्कुराते चेहरे पर डाली और मम्मा पर जो बड़े गुस्से और जलाल में नज़र आ रही थी। मुझे अंदर दाखिल होता देखकर उन्होंने अपनी अपनी मार्च पास्ट बंद ना की। कुछ समझ में ना आया। मैं अपनी हैरानी छुपाते हुए सादामंदी से सर झुकाकर बोली, जी मम्मा आपने बुलाया। मम्मा जो गुस्से में चलती दीवार तक पहुँच गई थी, मेरी बात पर रुककर मेरी तरफ देखने लगी। चंद लम्हों तक बड़े जाहो-जलाल के साथ मुझे घूरती रहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। मेरे ख़्याल में तो आज दिन भर में मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जो मम्मा के गुस्से का बाइस बनती। फिर वो अचानक मेरी तरफ बढ़ी और बेड से कुछ उठाकर मेरे मुँह पे दे मारा। क्या है ये? उनकी फेंकी गई अशिया देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मेरी हालत तो कांटों और बदन में लहू नहीं वाली हो रही थी। मेरा ही दिया हुआ कार्ड और गिफ्ट मेरे कदमों के पास पड़ा था। तुम इतनी बेहुदा और बेलगाम हो जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मम्मी का के गुस्से से मैं डरी सहमी सर झुकाए खड़ी काँप रही थी। मुझे सारी कायनात गर्दिश करती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी गिर पड़ूँगी, काश ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। मेरी मेरी मुसलसल खामोश चुप ने मम्मा का इश्तार बढ़ा दिया। बोलो, जवाब दो, क्यों तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत की? फिर उन्होंने बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुँह पे दे मारा। मेरी मम्मा ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरे ऊपर हाथ उठाया था और मैं चुपचाप सर झुकाए खड़ी रही। खौफ के मारे आँखों से आँसू भी नहीं निकल रहे थे। वो तो उम्र ने मुझे ये चीज़ें लाकर दे दी। पहले आग आग उग तो जाओ, फिर इश्क करना। पता नहीं तुम्हें कैसी कैसी दोस्तें बनाई हुई हैं। बस आज से तुम्हारी दोस्तियाँ ख़त्म और अगर आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो पढ़ाई से भी उठा लूँगी और अब दूर हो जा मेरी नज़रों से। मम्मा दाढ़ी में पता नहीं कैसे कदम उठाती है कमरे में आई तो कब से रुके हुए आँसू बह निकले। मैं बड़ी शिद्दत से फूट-फूट कर रो दी। थोड़ी देर बाद जब कॉरिडोर में फ़ोन की बेल बजी तो मैं
उससे बेखबर रोती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मेरी ज़िंदगी की बदतरीन दी थी। मैं बिस्तर पर पड़ी सिसक रही थी और दुआएँ माँग रही थी, या अल्लाह मैं मरना चाहती हूँ। इस ज़िल्लत के बाद जीने को जी नहीं चाहता। मैं तकिए मुँह छुपाए खुदा को पुकार रही थी। पापा शायद ईद की नमाज़ पढ़ कर आए थे, इसीलिए नीचे से खूब शोर-शराबे की आवाज़ें आ रही थी। सबसे बुलंद और खुशी से भरपूर आवाज़ उमर की थी। इस वक़्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल के मम्मा अंदर आई और बेरुखी से बोली, ज़्यादा मज़लूम बनने की ज़रूरत नहीं, कपड़े बदल के नीचे आओ, सब लोग पूछ रहे हैं। वो दो टोक अंदाज़ में हुक्म सादिर करके कमरे से नीचे बाहर जा चुकी हूँ। मैं उनके सर्दो सपाट लहजे से ख़ाइफ़ होती उठकर बैठी, मुँह हाथ धोकर कपड़े बदले, बालों में ब्रश किया और बड़े बुरे दिल के साथ सुस्त रफ़्तारी से चलती हुई नीचे आ गई। हालाँकि ईद के दिन के लिए मैंने मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह सभी खरीद कर रखी थी, मगर इस वक़्त किसी भी सजावट और तैयारी के बगैर मैं लाउंज में दाखिल हुई। सामने ही डैडी मरीम से मेरे बारे में पूछ रहे थे। मुझे ज़्यादा देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो आ गई हमारी बेटी, आ जाओ बेटा, ईद ही नहीं लोगी क्या? वो बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले तो मेरी आँखें भर आईं। मैंने आँखें झपक-झपक कर आँसुओं को पीछे धकेला। क्या फ़ायदा सबके सामने खुद को एक्सपोज़ करने का? मुझे मालूम था ये राज़ सिर्फ़ मेरे, मम्मा और उमर के बीच ही रहेगा। आखिर मम्मा को अपनी लाडली की इज़्ज़त भी तो अज़ीज़ थी। अब जो कोई भी मुझे रोता-धोता देख ले तो ज़रूर वजह दरियाफ़्त करेगा, इसलिए खुद को बामुश्किल कंट्रोल करके ज़बरदस्ती मुस्कुराई। ऐसा करते हुए मुझे कितनी तकलीफ़ हुई ये मैं ही जानती हूँ। मेरा दिल रो रहा था, मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने पर मजबूर थी। सामने ही वो सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ पहने खड़ा था और मेरा दिल चाह रहा था मेरा हाथ में इस वक़्त रिवॉल्वर हो और मैं पूरे का पूरा उस पर खाली कर दूँ। मुस्कुराते मेरी तरफ देख रहा था। सब खुश थे, ज़ाहिर है ईद का दिन था, खुशी और मुसरतों का मौका। खूब चहल-पहल और रौनक हो रही थी मगर मेरा दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। उसकी खुद पर मरकूज़ नज़रें मेरा दिमाग ख़राब कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर मेरे सामने बैठा बड़ी शराफ़त से मेरी आँसू भरी आँखों को देख रहा था। हाँ, हाँ, ये तो होना ही था। मेरा बरसों पुराना दुश्मन और मेरे और उसके बीच सिर्फ़ और सिर्फ़ दुश्मनी ही का रिश्ता है। क्यों मैंने इस बात को फ़रामोश कर दिया? इस बात की सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। दादी भी मेरी मुसलसल ख़ामोशी से परेशान सी हो गई और बोली, सोफ़िया, मुझे लगता है ताबी की तबीयत ठीक नहीं है। देखो तो चेहरा कैसे उतरा है। ज़िंदगी में पहली मर्तबा दादी मेरे लिए फ़िक्रमंदी का इज़हार कर रही थी। उनकी बात पर मम्मी ने भी बगौर मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ, इसकी तबीयत ख़राब लग रही है। क्यों ताबी बेटा, कैसी तबीयत है? तुमने मेहंदी भी नहीं लगाई? मैं जवाब देने की पोज़ीशन में ही नहीं थी। मुँह से एक भी लफ्ज़ भी निकालने से पहले आँसू निकल आए। मैं जानती थी, इसलिए चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। मेरी कैफ़ियत देखते हुए मम्मा बोली, हाँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ ताबी, तुम कमरे में जाकर आराम करो। मम्मा की इजाज़त मिलने की देर थी। मैं फ़ौरन उठ कर खड़ी और कमरे में आकर दोबारा रोने लगी। मरीम के हाथ मेरे लिए खाना भिजवाया तो मैंने खाए बगैर वापस कर दिया। सारा दिन मैंने कुछ खाए पिए बगैर रोते हुए गुज़ारा। नतीजतन अगले दिन मैं बुखार चढ़ाकर बैठ गई। मम्मा सारी खफ़ की बुलाए ठंडे पानी की पट्टियाँ मेरे सर पर रखने लगी। डॉक्टर को बुलाया। पूरा घर मेरे कमरे में जमा हो गया। बुखार का ज़ोर टूटा तो सबने सुकून का साँस लिया। इससे अगले रोज़ मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। मैं बेड पर बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी जब हल्की सी दस्तक देख के उमर अंदर आया। उसको देख के मैं गुस्से से पागल हो गई। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? वो बड़े मीठे अंदाज में दरियाफ़्त किया जा रहा था। मैं मैगज़ीन बंद करके साइड पे झटका और बेड से उतर के खड़ी हो गई और अभी तक मेरे जवाब का मुझसे बड़ी शराफ़त से खड़ा था, मगर उसकी शराफ़त के पीछे छुपी ख़बासत को मैं अच्छी तरह पहचान चुकी थी और अब ज़िंदगी भर उससे एक लफ्ज़ भी बात नहीं करना चाहती, ना लड़ाई, ना झगड़ा, कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने यूँ ही खड़ा छोड़कर खुद कमरे से बाहर निकल आई और मम्मा के कमरे में जाकर लेट गई। ज़रा-सा गौर-व-फ़िक्र किया तो अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। दोस्तों के उल्टे-सीधे मशवरों पर अमल करने की मुझे आखिर क्या ज़रूरत थी? मम्मा की नज़रों से भी गिर गई और वो बास्टर्ड समझ रहा होगा कि मैं उसके इश्क में पागल हो गई। उसे क्या पता ये मेरे दोस्तों की पढ़ाई हुई पट्टियाँ थीं। ईद की छुट्टियों के बाद कॉलेज खुल गया, मगर मेरा जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। तो इस तरह मैं सीढ़ियाँ चढ़ती आई और सामने स्टडी से निकलता नज़र आया। मैंने उसे यकसे नज़रअंदाज करके साइड से होकर गुजरने लगी। आजकल मेरा उससे इत्तेफ़ाकन ही आमना-सामना होता था। दोपहर और रात का खाना मैं भूख का शोर मचाकर पहले ही खा लेती और फिर फ़ौरन ही कभी सोने का, कभी पढ़ने का बहाना करके कमरे में बंद हो जाती। मुझे खामोशी से गुजरता देखकर बिल्कुल सामने फैल कर खड़ा हो गया। मुझे रुक जाना पड़ा। क्या बात है, आजकल तुम पढ़ने नहीं आ रही? यूँ बोल रहा था जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना सीढ़ियों की तरफ जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया। तुम्हें तकलीफ़ क्या है? मेरी बात का जवाब देकर जाओ। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुई तो चीख कर दादी को आवाज़ दे दी। दादी जल्दी आए। मेरे चीखने पर वो बेख्तियार बौखलाकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं उस पर नज़र डाले बगैर कमरे में दाखिल हो गई। इस वाक़ये के बाद उसने भी फिर दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। इन दिनों डैडी उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वो भी घर पर कम ही टिकता था। इस वाक़ये को कमोबेश महीना भर होने को था। मैं बावजूद मम्मा के कहने के कॉलेज नहीं जा रही थी। मम्मा ने इस दिन के बाद से दोबारा मुझे कुछ ना सफाई माँगी, ना ही बुरा-भला कहा, बल्कि इस सारे किस्से को एक तरह से उन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर मैं अपनी इंसल्ट नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। कभी नहीं। मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आते, मैं बात करने से इनकार कर
कर देती। पता नहीं बाकी सबको मेरे कॉलेज ना जाने की मम्मा ने क्या वजह बताई थी कि किसी ने भी मुझसे कुछ ना पूछा। जितनी देर वो घर पर ना होता मैं सबके साथ रहती हूँ। जैसे ही वो आता मैं किसी भी बहाने से अपने कमरे में बंद हो जाती। फिर इस मुशक्क़त से भी मेरी जान छूट गई और वो अमेरिका चला गया। जिस रोज़ वो जा रहा था घर में खूब रोना-धोना मचा। मम्मा, मम्मी, दादी तीनों ही खूब ज़ोरों-शोर से रो रही थी। मैंने मम्मा को पहले ही कह दिया था मैं उसे छोड़ने एयरपोर्ट नहीं जाऊँगी। दादी और मेरे अलावा बाकी सब लोग उसे सी ऑफ करने एयरपोर्ट चले गए। मैं उसे खुदा हाफ़िज़ कहने की भी रवादार ना थी, इसलिए वो लोग जाने के लिए निकल रहे थे। मैं नहाने घुस गई और जब इत्मीनान हो गया वो लोग जा चुके हैं, इस वक़्त बाथरूम से बाहर निकली उसके जाने पर मैंने सुकून का साँस लिया। अब उसकी मनहूस ज़िंदगी भर नहीं देखना चाहती थी। इसके जाने के बाद दादी बेहद उदास रहने लगी थी। उठते-बैठते उसका ज़िक्र करने बैठ जाती। अगर उन्हें पता लग जाता कि मैं उनके लाडले के जाने से जश्न मना रही हूँ तो मुझे कच्चा चबा जाती। मेरे इम्तिहानों में सिर्फ़ 3 महीने रह गए थे और मेरी कोई तैयारी ना थी। सारा साल तो हम लोगों ने खेल-तमाशे में गुज़ार दिया। मम्मा ने मुझे कॉलेज जाने के लिए मजबूर किया तो मैंने बिलाख़िर मान गई। कॉलेज में वो लोग पहले अंदाज़ में मेरी तरफ बढ़ी मगर मैंने किसी से बात ना की। मेरी बेरुख़ी पर लोग चुप सी हो गई। मैं बड़ी तवज्जो और लगन से पढ़ाई करने लगी। मैं नहीं चाहती थी मम्मा को अब मुझसे कोई शिकायत हो। मुझे उनकी नज़रों में सुरख़रू होना था और अपना एतबार बहाल करवाना था, इसलिए मैं दिन-रात एक करके पढ़ रही थी। यहाँ तक कि कभी-कभार मम्मी ही मुझे टोक देती, "ताबी बेटा जल्दी सो जाया करो, ताबी उठो, आराम कर लो, कब से पढ़ रही हो?" मगर मुझ पर एक अजीब-सा जुनून सवार हो गया था। मुझे अब खुद को साबित करके दिखाना था, मैं निकम्मी, नकारा और नालायक नहीं हूँ। मैं मम्मा के लिए फ़ख्र का बाइस बनना चाहती थी। मुझे उस दिन शिद्दत से इंतज़ार था जब मैं इस काबिल हो चुकी कि मम्मा कह दें, "ताबी मेरी बहुत ही प्यारी और ज़हीन बच्ची है, मुझे अपनी बेटी पर नाज़ है।" और ये जुमला सुनने के लिए मैंने अंत तक मेहनत कर रही थी। इम्तिहान शुरू हुए और ख़त्म हो गए। हम लोग सेकंड ईयर में आ गए, क्लासेस शुरू हो गई। मेरा अपने दोस्तों से अभी भी वही रवैया था। वो मेरे पास आती, मैं रस्मी सा हेलो हाय कहकर हाथ मिलाती और वहाँ से चल देती। फिर रफ्ता-रफ्ता मुझे एहसास हुआ कि मेरा रवैया दुरुस्त नहीं। दोस्तों ने मेरे गले पर छुरी रखकर तो मुझसे मजबूर नहीं किया कि मैं उमर को काट ज़रूर दूँ। सबसे बड़ी बात ये कि मैं खुद इनकी इन सारी बातों के लिए दिलो-जान से आमादा हो गई थी। अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने लोगों से अपने रवैये की माज़रत की और हम सब पहले की तरह अच्छी फ्रेंड्स बन गए। इस दिन के बाद से मैं उन लोगों को पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि हम सबको तजस्सुस भी होता था। मेरी नाराज़गी के खौफ से कोई भी कुछ पूछता ना था। मैंने खुद ही मुख्तसरीन अल्फाज में थोड़ा बहुत सेंसर करके लोगों को इस दिन का अहवाल सुना दिया तो फरहाना ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो बेचारी बाकायदा रो पड़ी। मैंने इन सबको चुप करवाया, कहा कि इस सारे किस्सों में से किसी का कोई कसूर नहीं, गलती मेरी थी और मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। फिर वाक़ई हम दोस्तों ने दोबारा कभी इस मौजू पर बात नहीं की। इंटर के इम्तिहान के फ़ौरन बाद फरहाना की शादी हो गई। मैं तो मम्मा के खौफ से शादी में शिरकत नहीं कर सकी। बाकी तीनों शादी में गए। फिर उनके बाद हमारा उनसे कभी राब्ता ना हुआ। थर्ड ईयर में एडमिशन का वक़्त आया तो मम्मा ने पहली मरतबा मुझे मेरी पसंद के मज़ामीन इख्तियार करने के लिए कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया। मुझे अब ज़िद सी हो गई कि साइंस ही पढ़ूँगी। इस बार मैं खुद को साबित करके दिखाऊँगी। लुब्ना और वरदा ने तो साइंस पढ़ने के नाम से कान पकड़ के तौबा कर ली और हमारी कॉलेज में बीए में दाखिला ले लिया, जबकि मैंने और इरम ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इरम भी बीए ऑनर्स कर रही थी। सिर्फ मैं मुस्तकिल मिजाजी से अपने मार्क्स पर डटी हुई थी। वक़्त बहुत सुबह से गुज़र रहा था। लुब्ना और वरदा की बीए करते ही आगे-पीछे शादियाँ हो गई और जिसमें मैंने और इरम ने भरपूर शिरकत की। लुब्ना अपने शौहर के साथ कनाडा चली गई, जबकि वरदा यहीं कराची में थी और कभी-कभार उससे फ़ोन पर बात होती थी। फिर कुछ अर्सा बाद ही इरम एमए इंग्लिश और मैं एमएससी मैथ्स के करके फ़ारिग हो गई थी। उस रोज़ यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था और इस दिन इरम के घर उसकी क्लास फेलो शहबाज चौधरी की वालदा अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली आई और मैं और इरम हैरान रह गई। मेरी मेरी तो उससे बहसीत क्लास फेलो थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। मंगनी के बाद पता चला कि मासूम यूनिवर्सिटी के पूरे 4 साल इरम के इश्क में मुब्तला रहे और यूँ इरम का वो शिकवा भी दूर हो गया कि मैं किसी को नज़र क्यों नहीं आती। 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी और आजकल वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। रह गई मैं तो इन 6 सालों में मैं बहुत बदल गई थी। मम्मा और दादी जिनको हमेशा मुझसे शिकायतें रहती थीं, मुझसे बहुत खुश थी। मम्मा खुश थी कि उनकी बेटी ने उनके नाम नहीं डुबोया और कुछ पढ़ लिख कर आखिरकार दिखा ही दिया। दादी यूँ खुश थी कि अब मैं उनके पसंद के सांचे में ढल गई थी। पुरसुगड़ और घरदारी की शौकीन, ये घरदारी और खाना पकाने का शौक़ भी अचानक ही मेरे अंदर पैदा हुआ और ये तमाम अहबाब जो मेरे मुस्तकबिल से मायूस और नाउम्मीद रहा करते थे, अब मुझसे बहुत खुश थे। पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज़ और इटालियन खाने बनाने में तो मैंने मम्मी से सीख लिए थे। अब फ़राग़त के इन दिनों में बेकिंग और फ्लावर्स अरेंजमेंट के कोर्सेज़ रंगून वाला से कर रही थी। फ़ातिमा चावल ताबी से दम करवाना, उसके हाथ से चावल बैठता नहीं। दादी मम्मी से कहती, पापा मम्मा से तुम रहने दो, कोफ्ते ताबी बनाएगी। पापा तो मेरे अलावा अब किसी के हाथ की चाय पीना पसंद ही नहीं करते थे। पापा और डैडी का मुश्तरका ख़्याल था कि तमाम ख़वातीन बशमूल दादी को किचन से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इसलिए ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत खुश करते थे और मैं और ज़्यादा लगन से नई-नई डिशेज़ बना के सबको खिलाती और खूब दाद वसूल करती। आजकल किचन मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में था।
उमर इन 6 सालों में कभी पाकिस्तान नहीं आया था। हर साल छुट्टियों में वो अपने दोस्तों के साथ कहीं न कहीं घूमने चला जाता और मैं सुकून का साँस लेती। डैडी और मम्मी खुद भी साल में 1-2 मरतबा जाकर उससे मिल आते थे। एक मरतबा दादी भी उनके साथ जाकर लाडले पोते का दीदार कर आई थी। 6 साल वो यहाँ से दूर रहा, मगर घर वालों के दिलों से वो कभी दूर ना हुआ। दादी आज भी उससे वैसा ही इश्क करती थी, बस लाडले पोते की ज़िद के आगे मजबूर हो गई थी। जो इन बरसों में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पता नहीं कौन-कौन सी डिग्रीज़ लेके अपनी काबिलियत में मज़ीद इज़ाफ़ा कर चुका था। उसका बल चलता तो उसे अपने से दूर कभी ना जाने देती। इन 6 सालों में शायद उसने 6 मरतबा ही यहाँ फ़ोन किया होगा। वजह ये थी कि उसे मौका ही नहीं दिया जाता था। कभी दादी को पोता याद आ जाता, कभी मम्मी या पापा को उसकी याद सताती, कभी किसी और को याद आ जाता। वो यूँ तकरीबन हर दूसरे रोज़ उसे फ़ोन खड़का दिया जाता। कभी अगर इत्तेफ़ाक से उसका फ़ोन आया भी तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं करना भी नहीं चाहती थी। यहाँ से किसी फ़ंक्शन की या किसी और मौका की तस्वीर उसे भेजी जाती तो मैं सबकी नज़र बचाकर वो तस्वीर निकाल देती, जिनमें मैं भी होती। मैं नहीं चाहती थी कि अब ये समझे कि मैंने ये अपनी तस्वीर जानबूझकर उसे भेजी है। मुझे उसकी ज़हनियत का अच्छी तरह अंदाज़ा था। इन गुज़रे बरसों में मैं काफ़ी मैच्योर हो गई थी। मुझे अब इस बात को तस्लीम करने से कोई आर महसूस नहीं होती थी कि उस रोज़ मम्मी का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। 16 साल की उम्र में इश्क और मोहब्बत जैसे फ़िज़ूल कामों के लिए बड़ी ही नामुनासिब थी, मगर अपनी तमाम ज़िम्मेदारी के बावजूद मैं उसे माफ़ करने के लिए हरगिज़ तैयार न थी। इसलिए मेरे दिल में आज भी नफ़रत थी, और बेहद बेहद और बेअंदाज़ा। मैं इस तरफ से अपना दिल साफ़ कर ही नहीं सकती थी। मेरी ज़िंदगी में तो वो वक़्त कभी नहीं आ सकता जब मैं उससे हाथ मिलाऊँ और पिछली तमाम बातों को भूल जाऊँ। इसकी पढ़ाई को 5 साल मुकम्मल हो चुके थे। 4 इसकी पढ़ाई को 4 चा इसकी पढ़ाई को तो 4-5 महीने हुए ख़त्म हो चुकी थी, मगर वो सबके इसरार के बावजूद भी आने में टाल-मटोल कर रहा था। हर बार कोई ना कोई नया बहाना तराश देता और मैं सोचती कि यकीनन उसने वहाँ किसी अमेरिकन या किसी से शादी-वादी कर रखी है और अब उसकी वापसी का कोई इरादा नहीं। मैं अपनी ये सोच मुझे खुशी फराहम करती। दादी जो पोते के सर पर सेहरा देखने की आरज़ू में दिन गिन-गिन कर गुज़ार रही थी, उसकी शादी का सुनेगी तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। अपनी तमाम तर मैच्योरिटी के बावजूद मैं आज भी इन सबकी नज़रों से उसे सबकी नज़रों से गिरता हुआ देखना चाहती थी। पता नहीं, मैं बहुत किना परवर और मुंतकिम मिज़ाज थी, मगर एक मरतबा फिर मेरे तमाम अंदाज़ों को गलत साबित करता वो वापस आ गया, और वो भी अचानक। इसके बारे में सोचते-सोचते शायद मेरी आँख लग गई थी। मरीम की तेज़ आवाज़ मेरी समातों से टकराई तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। आप भी खाना लग गया है, जल्दी से नीचे आ जाएँ। वो मेरे घूरने की परवाह किए बगैर बड़े आराम से चीखती हुई वापस चली गई और मैं बेड से उतर गई। मैं खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार करने लगी। उसके आने का सुनकर मूड ऐसा ख़राब हुआ था कि कपड़े बदले बगैर ऐसे ही लेट गई। खुद में उसका सामना करने की हिम्मत पैदा करते हुए जल्दी-जल्दी हाथ मुँह धोकर बालों में ब्रश किया और दुपट्टा ठीक करती सीढ़ियाँ उतरती डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। मेज़ के गिर्द घर के तमाम अफ़राद ही कुर्सियाँ सँभाले बैठे थे। माहौल बड़ा खुशी से भरपूर महसूस हो रहा था। सभी कुछ न कुछ बोल रहे थे। मुझे आता किसी ने भी नहीं देखा था। मैं खामोशी से आगे बढ़ी और कुर्सी पे बैठते हुए बतौर ख़ास किसी का भी नाम लिए बगैर सलाम किया, और वो जो दादी से कुछ कह रहा था एकदम से मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और सलाम का जवाब फ़ौरन यूँ दिया जैसे मैंने ख़ास तौर पे उसे ही सलाम किया, और मेरी तरफ बहुत गौर से देखा और कहने लगा, कैसी हो ताबी? मैंने बड़ी सरसरी सी नज़र उसकी तरफ देखा और बोली, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लहज़ा बड़ा फ़ॉर्मल सा था। फ़ॉर्मल से रखने की मैंने पूरी कोशिश की थी। लम्हे को वो शायद मेरे आप कहने पर हैरान हुआ। फिर फ़ौरन ही अपनी हैरानी छुपाकर बोला, ठीक हूँ मैं भी। फिर उसके बाद हमारे दरमियान कोई और बात ना हुई। मैंने तो उसे सरसरी सी नज़र के बाद उसे दोबारा देखा भी नहीं। खाने के बाद सब लोग लाउंज में बैठकर अपने दरमियान बिठाए हर कोई कुछ न कुछ बात कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि वो मोहब्बतों के मामले में बहुत खुशनसीब था और इन लोगों में से था जिन्हें सब चाहे जाते हैं और चाहे जाते हैं। वो बेहद बेहिसाब। घर में एकदम जैसे रौनक सी आ गई थी। मैं सबके चेहरों पर पहले खुशी के रंग देख रही थी। मैं नहीं चाहती थी वो दोबारा किसी भी किस्म की गलतफ़हमी का शिकार हो, इसलिए इन सब लोगों के साथ मैं भी लॉन्ज में बैठी थी। किसी को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज करने का मतलब ये होता है कि हम दरपर्दा उसे बहुत अहमियत देते हैं, और मैं उसे बताना चाहती थी कि वो मेरे लिए हरगिज़ भी अहम नहीं। वो बस मेरे लिए एक आम सा आदमी है जिससे मैं इत्तेफ़ाक़न 2-4 बातें कर सकती हूँ, मगर जिसकी मेरे लिए कतई कोई अहमियत नहीं। मैं खामोशी से बैठी टीवी देखती रही, गाहे-बगाहे एक नज़र सब लोगों पर डाल देती, मगर कोई मेरी जानिब मुतवज्जा ना था। एक आध मर्तबा इत्तेफ़ाक़न उस पर नज़र पड़ी तो वो किसी न किसी से कुछ बोलता, हँसता, मुस्कुराता नज़र आया। इतने सालों में वो काफ़ी बदल गया था। जब गया था तो लाक ब बालियो फ़िक्रा सा लड़का था, और अब वो मेरे सामने था। वो एक ग्रेसफुल और सोबर सा मर्द नज़र आ रहा था। महफ़िल बर्ख़ास्त हुई तो मैं सबके साथ उठ खड़ी हुई। अगले रोज़ वह 12 बजे सोकर उठा तो पापा, डैडी, मरियम अपने-अपने धंधों पर रवाना हो चुके थे। तीनों ख़वातीन बेचैनी से बैठी उसके जागने का इंतज़ार कर रही थी, जबकि मैं किचन में घुसी लंच के लिए खड़े मसाले का कीमा और यख़नी पुलाव बनाने में मसरूफ़ थी। उसे लाउंज में दाख़िल होता मैंने किचन से ही देख लिया था। इसी वक़्त दादी की आवाज़ आई, "ताबी, उमर के लिए नाश्ता लाओ।"
अब मुझे ये तो पता नहीं था कि दादी के लाडले नाश्ते में क्या तनावुल फरमाएँगे, इसलिए खोलते हुए दिमाग के साथ किचन से निकल आई उसकी खिदमतें करने, और उसे कुछ पकाकर खिलाने से मुझे सख्त चिढ़ हो रही थी। मुझे अपने रवैये पर काबू रखना था, इसलिए गुस्सा दबाती हुई बट्टे से हाथ पहुँचती लाउंज में आई और उनसे बोली, "क्या खाएँगे आप? 12 बज गए हैं, अब तो लंच का टाइम होने वाला है। सबके साथ खाना ही खाऊँगा, बस ऐसे करो, सिर्फ़ चाय ले आओ।" उसके जवाब पर मैं पलट के किचन की तरफ जाने लगी तो पीछे से दादी की आवाज़ सुनाई दी, "ना बेटा, खाली पेट चाय अच्छी नहीं होती। तभी ऐसा करो, ऑरेंज जूस ले आओ।" दादी उसके नखरे छोटे बच्चे की तरह उठा रही थी। मैंने जूस बनाकर बरकत के हाथ भिजवाया और खुद दोबारा अपने कामों में लग गई। 2 बजे मेरी क्लास होती थी, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी काम निपटा कर तैयार होने किचन में चली गई। कॉटन का कलफ लगाओ, खूबसूरत स्टाइलिश रेड और ब्लू कलर का सूट पहना, शोल्डर से ज़रा नीचे आते बालों को ब्रश करके यूँ ही खुला छोड़ दिया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, बैग कंधों पर डाला और सनग्लासेस लगाती गाड़ी की चाबियाँ उठाकर नीचे आई तो लॉन्ज में अभी तक दादी पोता राज़ो नियाज़ में मसरूफ़ थे। "दादी, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफ़िज़।" मैंने एक लम्हे को रुक कर दादी से कहा। बड़ी बेनियाज़ी से बैठा था, उसने एक निगाह भी मेरे ऊपर ना डाली थी। "जाओ बेटा, अल्लाह की मान।" मैं दादी ने जवाब दिया और मैं पोछ की तरफ चली गई। रात को सोने के लिए लेटने ही लगी थी कि मरीम ज़ोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा खोलती अंदर आई। "आप ही देखें उमर भाई, मेरे लिए क्या-क्या चीज़ें लाए हैं।" वो जोश-ओ-खरोश का मुज़ाहरा करती बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रखने लगी। "ये देखें परफ्यूम, ये किट कैट के पूरे 2 डब्बे, ये शेफ़र का फाउंडेशन पेन और ये सबसे कीमती गिफ्ट तो ये कैमरा है। गौर से देखें, ये शिका है, वो भी ओरिजिनल जापानी। उमर भाई को कैसे मेरी पसंद याद रही। मैंने उन्हें फ़ोन पर बताया था मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है और वो मेरे लिए कैमरा ले आए।" वो एक-एक चीज़ खुशी से दिखा रही थी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत और भोलपन था कि मैं इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गई। उसका दिल रखने के लिए तमाम चीज़ों की तारीफ़ें भी की। मैं तो उमर भाई से खूब लड़ी। मरीम की बात पर मैंने हैरान होकर उसे देखा। "वो आपके लिए कुछ नहीं लेकर आए आए ना?" मैंने पूछा तो कहने लगे, "मुझे याद ही नहीं रहा। देखें ज़रा, आपके लिए गिफ्ट लाना भूल गए। मुझे तो बहुत गुस्सा है।" मैं खूब लड़ी उनसे। वो कहने लगी, "मरियम।" आगे कुछ और कहने वाली थी कि मैं चीख उठी, "मरियम, तुम कब बड़ी होगी? तुम्हें उसके सामने ये सारी बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? बेवकूफ़, अब तुम वो छोटी सी बच्ची नहीं हो। 2 महीने बाद मैट्रिक कर लोगी। कुछ होश के नाखून लो।" मेरे गुस्से पर वो सहम सी गई, रूहान सी आवाज़ में बोली, "मैं तो आपकी हिमायत में बोली थी और आप उसकी रूहान सी आवाज़ का कोई नोटिस लिए बगैर।" मैं गुस्से से बोली, "अच्छा बस जाओ यहाँ से, मेरा मूड मत ख़राब करो।" मेरी डाँट पर वो नाराज़ होकर बाहर चली गई। मरीम की हिमाकत पर ख़ासी देर तक कोफ्त का शिकार होने के बाद मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। "बहुत अच्छा किया उमर फारूक, जो तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए। अगर लाते तो मैं वो चीज़ें तुम्हारे मुँह पर दे मारती। शुक्र है तुम अपनी बेइज़्ज़ती नहीं करवाई।" सोचते-सोचते मेरी आँख लग गई। 1 डेढ़ हफ़्ते तक वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने-मिलाने में लगा रहा। रोज़ाना सुबह निकलता तो रात के वापस आता। ख़ानदान में भी काफ़ी लोगों ने उसकी दावतें की थी। इसलिए इस दौरान वो घर पर कम ही टिका। मेरे तो इतने दिनों में 3-4 मरतबा ही उससे मुलाकात हुई, वो भी सरसरी सी, रस्मी सी, हेलो हाय और बस। दावतों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो मम्मी डैडी ने बेटे की कामयाब और कामरान वापसी की खुशी में एक फ़ंक्शन अरेंज किया। मुझे और मरीम को मम्मी ने फ़ंक्शन के लिए हमारी पसंद के कपड़े बना कर दिए। मरीम के पो पोल साइड पर मैरियट के पोल साइड पर फ़ंक्शन का इंतज़ाम किया गया था। मैंने वाइट वाइट कलर की नेट की फ़्रॉक और वाइट सी पूरी जर पजामे पर नेट का हील का लंबा सा दुपट्टा लिया था। बालों को खुला छोड़ दिया था। मुनासिब किस्म के मेकअप के साथ मेरा ख़्याल था कि मैं ठीक-ठाक लग रही हूँ। मरीम ने चुनरी पर प्रिंट का ग्रीन और पर्पल कॉम्बिनेशन का शरारा पहना था। हम दोनों ने तैयारी में देर लगा दी तो बाकी सब लोग चले गए। सिर्फ़ पापा हमारी वज़ह से रुक गए। पापा के साथ हम दोनों होटल पहुँचे तो डैडी और मम्मी मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए सामने ही खड़े थे। हम लोग उनके पास पहुँचे तो मरीम चाहे उमर भाई बताएं, हम दोनों में से कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा है? मेरा दिल चाहे मरीम का सर फाड़ दूँ। मैं जितनी रिज़र्व रहने की कोशिश करती हूँ, इतना ही मुझे हर बात में घसीटती हूँ। मैंने कोई जवाब देने से पहले ही मैं आगे बढ़ गई, सब लोगों से मिलने लगी। उमर फंक्शन में सारा वक़्त अपने दोस्तों और कज़न के साथ मसरूफ़ रहा। मेरी तरफ से तो उसने शायद देखा भी नहीं। छोटी पुप्पो की मारिया से अलबत्ता उसकी काफ़ी बातें हो रही थी। मेरा मूड तो बुरी तरह ऑफ हो चुका था। रात की तकरीब ख़त्म हुई और हम सब लोग घर लौटे। सोने से पहले मैं मरीम की क्लास लेना नहीं भूली। मेरी डाँट थोड़ी देर तो वो खामोशी से सुनती रही, फिर बिगड़ के बोली, "मैंने ऐसा क्या कह दिया जिस पर आप इतना गुस्सा कर रही हैं? इस दिन क्यों ख़ामख़ा ज़रा-सी बात का बतंगड़ बना के मुझे डाँटा? ये कोई मेरे जैसी मासूम सी बच्ची तो नहीं थी जो खामोशी से डाँट सुन लेती।" उसकी बात पर मैं ख़ासा बुरा-सा मुँह बनाकर कहा, "बस मुझे अपना डिस्कस किया जाना अच्छा नहीं लगता।" वो मेरा बुरा मानने पर कुछ दोस्ताना से अंदाज़ में पूछने लगी, "आप और उमर भाई आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते, इतने रिज़र्व और फ़ॉर्मल तरीके से रहते हैं, जबकि आप लोगों का तो सारा बचपन इकट्ठा गुज़रा है।" मुझे तो दादी बता रही थी कि बचपन में आप लोग हर वक़्त एक-दूसरे से लड़ते रहते थे, बल्कि थोड़ा बहुत तो मुझे भी याद है। अब तो लगता है अब तो लगता ही नहीं आप दोनों फर्स्ट कज़िन हैं। उसकी हैरत के जवाब में मैंने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा, "अब हम बच्चे नहीं रहे जो बिला वजह लड़ते हैं, और जहाँ तक दूर रिज़र्व रहने की बात है, तो तुम्हें पता है मेरी नेचर नहीं है ज़्यादा घुलने-मिलने की। पता नहीं मरीम की तरह इस बात को किसी और ने भी महसूस किया या नहीं, मगर किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा।" रात खाने के बाद मैं किचन में समेटा
तो वेटिंग में मसरूफ़ थी जब मरियम मेरे पास आई, बोली आपी मैं हम उमर भाई के साथ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाएं। उसके पुरजोश के जवाब में मैं रिजर्व फ्रीज़र में मुंह डाले डाले ही बोली, तुम चली जाओ, मेरा मूड नहीं है। क्या है आपी, चले ना, इतना मज़ा आएगा। आप तो बिल्कुल ही डल और बोर हो गई हो। मेरी मदद करने लगी तो मैं प्यार से समझाते हुए अंदाज में बोली, मरियम जान तुम चली जाओ स्वीट हार्ट, मुझे अभी कुछ किचन में बहुत देर लगेगी और मैंने ईशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी। मेरी मासूम बहन, उसे मेरे बगैर कोई तफरीह करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जवाब देकर मैंने फ्रीज़र बंद किया और धुले हुए बर्तन खुश्क करने लगी। इस वक्त उमर किचन में के दरवाजे पर आया। मरियम से बोला, चले मरियम। मुझे मुकम्मल तौर पर एक नज़रअंदाज किया और बड़ी मोहब्बत से मरियम से मुखातिब, भाड़ में जाओ, यहाँ तुम्हारे साथ जाने के लिए मर कौन रहा है। उसकी बेनियाजी पर अपनी इंसल्ट महसूस करते मैं दिल ही दिल में उसने दो चार गालियों से नवाज रही थी। मेरे इनकार पर मायूस होती मरियम उमर के साथ चली गई। किचन से फारिग होकर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और फिर दादी के कमरे में आ गई। रोज़ रात को उनके पैरों पर तेल की मालिश करती थी। मेरे और दादी के दरमियान मौजूद तमाम इख्तलाफात अब दूर हो चुके थे। अब मैं भी दादी की पसंदीदा बन चुकी थी। मैं तेल मल रही थी जब मम्मी भी वहीं आकर बैठ गई। हम तीनों बैठे बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे थे जब उमर और मरियम अंदर दाखिल हुए। वो अभी अभी वापस आए थे। मरियम ने मेरे हाथ में आइसक्रीम का लिटर पैक पकड़ाया। मैंने उसे लापरवाही से साइड में रख दिया और दोबारा दादी की तरफ मुतवज्जा हो गई। मरियम भी दादी के बेड पर चढ़कर बैठ गई जबकि उमर सोफे पर विराजमान हो गया। खा लो, पिघल जाएगी। दादी ने मुझे टोका। दादी मैं ब्रश कर चुकी हूँ, कल खा लूंगी। मैंने बड़ी बेतवज्जी से जवाब दिया। इस कमीने का लाया हुआ तो मैं आबे हयात भी ना पियो। मैंने खुद से कहा। मैं बदस्तूर दादी के पैर दबाने में मसरूफ थी। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि अब मेरे और दादी के सफारती ताल्लुकात मुस्तहकम हो चुके हैं और पाकिस्तान और अमेरिका दोस्ती के बीच अब भारतीय प्रोपेगेंडा हरगिज कामयाब नहीं होने वाला। दादी अब हमारे घर में शादी होनी चाहिए। मुझे इतना शौक है कि हमारे घर में मेहंदी माइयों हो, मैं ढोल बजाऊं, लुड्डी डालूं। बस अब आप ऐसा करें, उमर भाई की शादी कर दें। भाभी आएंगी तो घर में कितनी रौनक हो जाएगी। मरियम दादी से मुखातिब हुई तो मेरा दिल जलकर खाक हो गया। मुझे अपनी बहन का उससे इतना अल्तफात एक नज़र नहीं बहा रहा था। हाँ बेटा, अल्लाह वो दिन साथ खैरियत के लाए। मैं तो अब तुम लोगों की खुशियाँ देखने के लिए ही जी रही हूँ। दादी ने खुश होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मरियम बड़े पुरजोश अंदाज में बोली, बस अब फिर हम उमर भाई के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देते हैं या आप अपनी पसंद से शादी करेंगे। बात के अख्ताम पर वो उमर की तरफ मुतवज्जा हुआ जो उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। बताए ना, मरियम ने उसे बोलने के लिए उकसाया तो संजीदगी से बोला, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। मुझे पता था इस वक्त वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, वरना अपनी ज़िंदगी के इतने अहम मोड़ के बारे में क्या उसने कभी नहीं सोचा होगा। बेटा, और कब सोचोगे? मैं तो इस दिन के इंतजार में दिन गिन गिन क्यों गुजार रही हूँ, दादी ने कहा। दादी की बात पर वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा मैं आपकी पसंद से शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं, कुछ अरसे बाद, अल्लाह रखे सआदतमंदी से। मैंने जलकर सोचा, ऐसी तो दादी उस पर आशिक नहीं है, चमचागिरी में तो उसको कोई सानी नहीं है। दादी पोते की फर्मा बरदारी पर खुशी से फूली ना समा रही थी और अब उसे खूब दवाओं से नवाज रही थी। तुम्हें ताबी की शादी का कोई अरमान नहीं? मम्मी ने मरियम से पूछा था। उसके लहजे में मौजूद शरारत में साफ महसूस कर रही थी। शौक और अरमान तो बहुत है मगर क्या करें, उनकी पसंद का बंदा इस रुए ज़मीन पर मिलना तो मुश्किल है। एक ही शख्स में इतनी सारी खूबियाँ कैसे पाई जा सकती है? बंदा हैंडसम भी हो और काबिल भी हो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो, पैसे वाला भी हो और उसके अलावा केयरिंग भी हो। अच्छे अच्छों को ये घास नहीं डालती तो हम अपने शौक अपने पास रख के क्या करें? मुझे मरियम की फजूल बकवास पर वो भी इस कमीने के सामने जहर लग रही थी, इसलिए तेल की शीशी बंद करके उठ खड़ी हुई कमरे से बाहर जाने लगी। तुम कहाँ चली? बैठो भाई, मम्मी ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। आप ही शायद अपनी शादी की बात पर शर्मा गई हैं। मरियम की बकवास पर गुस्से से खोलती हुआ कुछ भी बोले बगैर बाहर निकल आई। उमर ने बाकायदगी के साथ पापा और डैडी के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। आजकल वो रात सुबह का गया रात को वापस आता। पापा और डैडी उसकी कारकर्दगी से बहुत खुश थे। वो बिजनेस में उसके इतने ज़्यादा दिलचस्पी लेने पर काफ़ी हद तक रिलैक्स भी हो गए थे। दादी हस्बे आदत उसकी फिक्र में मुबतला रहती कि मेरा बच्चा इतना काम कर करके थक जाता होगा, कहे क्या ज़रूरत है इतनी जान मारी करने की, आखिर पहले भी तो कारोबार चल ही रहा था, वगैरह वगैरह। उस रोज़ सना की शादी की तारीख रखी जानी थी, इसलिए मेरे और डैडी के अलावा घर के तमाम अफराद पप्पो के घर गए हुए थे। मैं एक तो कुछ थकी हुई थी और दूसरा मेरा मूड भी नहीं था, इसलिए डैडी के साथ रुक गई। उमर अभी तक वापस नहीं आया था। रात का खाना खाकर डैडी अपने कमरे में चले गए और मैं टीवी खोल कर बैठ गई। रोनाल्डो की द बीच आ रही थी और मैं मुकम्मल तौर पर फिल्म में मगन हो चुकी थी। हीरो और हीरोइन काबिले एतराज़ हद तक एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। जब लाउंज का दरवाज़ा खोलकर उमर अंदर दाखिल हुआ, उसे आते देखकर मैं बेसाख्ता अंदाज में फ़ौरन ही रिमोट से चैनल बदल गई और BBC लगा दिया अपनी बेख्तियारी पर। मुझे खुद बहुत गुस्सा आया। क्या मैं अब भी छोटी सी बच्ची हूँ जिसकी वो मामा से शिकायत कर देगा? छोटी मम्मी ये मोटी टीवी पर पता है क्या देख रही थी? मैं सलाम का जवाब देता
वो मेरे बराबर वाले सोफ़े पर बैठ गया। पता नहीं उसने मुझे चैनल बदलते हुआ देखा या नहीं। मैं उसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही थी। क्या बात है? बड़ा सन्नाटा है, सब लोग कहाँ कहाँ गए हुए हैं? घर में फैली खामोशी महसूस कर कर वो बोला तो मैंने मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों में सबकी गैर मौजूदगी का सबब बता दिया। और फिर मम्मा की हिदायत के पेश नज़र उससे खाने का पूछा। हाँ, आप खाना खाएँगे? हाँ प्लीज़, बड़ी शदीद भूख लग रही है। वो एक नज़र मेरे ऊपर डालकर बोला। मैं किचन में आ गई। आज मैंने मछली फ्राई की थी और चाइनीज़ राइस बनाए थे। मुझे पता था उमर को सी फूड कितने पसंद है और मैं उसकी खातिर करूँ, उसे पका-पका कर ठूसूँ और मेरा दिमाग खोलने लगा। दोपहर में दादी के लिए मैंने उनके मनपसंद प्याज़ करेले पकाए थे। मेरे ज़हन में अचानक ही एक शैतानी मंसूबा आया। मैंने मछली और चावल दोनों जल्दी से फ्रीज़र में रखे और खूब डोंगा लबालब भरकर करेले निकाले। किचन टेबल पर करेलों का डोंगा, सलाद का प्याला और हॉट पॉट रखकर बेताबी से उसका इंतज़ार करने लगी। कपड़े चेंज करके किचन में आया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैं यह तमाशा अपनी आँखों से देखना चाहती थी, इसलिए जानकर 2-4 कैबिनेट्स में से सामान निकाल कर इस तरह पोज़ करने लगी जैसे कुछ ढूँढ रही हूँ। उसके चेहरे के तासुरात में कोई तगय्युर वाक़या ना हुआ। वो बगैर कोई हैरानी या नापसंदीदगी ज़ाहिर किए प्लेट में करेले निकालने लगा। हॉट पॉट में से रोटी निकाल कर वो करेले यूँ खाने लगा जैसे इससे अच्छी नेमत और कोई हो ही नहीं सकती। मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसे देख रही थी। वो बड़ी रग़बत से खाना खाता हुआ नज़र आ रहा था। और तो और उसने सलाद की तरफ भी नज़र उठाकर नहीं देखा। फिर मेरे देखते ही देखते 1 नहीं, 2 नहीं, 3 रोटियाँ खा गया। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी शदीद भूख लग रही थी। दरअसल में आज लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। मैं अपनी हैरानी छुपाने की कोशिश करते हुए गर्दन हिलाकर फ्रिज में से उसके लिए रसमलाई निकालने लगी, जो मम्मा ने बतौर ख़ास उसके लिए बनाई थी। खुद पर काबू पाते हुए मैंने उसे चाय का पूछा तो उसने गर्दन हिला दी। खाना खाकर वापस लाउंज में जाकर बैठ गया। मैं चाय बनाकर लाई तो वो चैनल बदल चुका था। अब टीवी पर द बीच चल रही थी। मेरे हाथ से चाय का कप लेते हुए वो बोला, थैंक्स, आओ तुम भी बैठो। नहीं, मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। मैंने इनकार किया और अपने कमरे में आ गई और सोचती रह गई कि 6 साल इतने तवील अरसा होता है कि बंदे की पसंद नापसंद सब बदल जाए। मुझे मालूम था मेरी तरह करेले उसे भी ज़हर लगते हैं, मगर आज उसने मुझे हैरान कर दिया था। किचन में रोल बनाते हुए बड़े सुरीले अंदाज में गुनगुना रही थी, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। मुझे अपने पीछे कुछ खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा और धक से रह गई। उमर कैबिनेट खोले, उसमें से कुछ ढूंढ रहा था। मैं जुबान दांते तले दबाकर कुछ शर्मिंदा सी खड़ी थी। भला ये बेवक्त मुझे फरीदा खानिम बनने की क्या ज़रूरत थी और इस मौसूफ को भी इस वक्त यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। मुझे अपनी तरफ देखता देखकर वो बड़ी संजीदगी से बोला, पत्ती कहाँ रखी है? मैंने आगे बढ़कर चाय की पत्ती निकाल कर उसे दे दी और वो चूल्हा जलाकर अपने लिए चाय बनाने लगा। मैंने इखलाकन भी ये नहीं कहा, लाओ मैं बना दूँ, और दोबारा से अपने काम में लगी। वो चाय बनाकर चला गया। मैंने अपना कब का रुका हुआ सांस बहाल किया। उसके सामने इतना फ़िज़ूल गाना गाने पर मुझे खुद पर सख्त गुस्सा आ रहा था। पता नहीं वो क्या समझा होगा। रात के खाने के बाद मैं कमरे में बैठी मैग पढ़ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने खड़े उमर को देखकर मैं अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। जब से वो वापस आया था, पहली मर्तबा मेरे कमरे में आया था। मेरी तरफ बड़ी मुस्कुराती हुई नज़रों से देखते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बड़ा मुहज़्ज़ब और रख रखाव वाला बना। मुझसे दरियाफ़्त कर रहा था। मैंने भी अपनी एटिकेट्स का मुज़ाहरा करते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ा एक खूबसूरत सा सुर्ख़ गुलाबों से महकता बुके और एक खूबसूरत से पैकिंग रैपर में लिपटा गिफ्ट मेरी तरफ बढ़ाया। बोला, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आज 14 फरवरी है ना, वैलेंटाइन डे। उसकी बात पर मैं गुस्से से पागल होने लगी और मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। करीब था वो चीज़ें मैं उसके मुँह पर दे मारती और सारे आदाब बलाए ताक रखकर उसे ऐसी ऐसी गालियाँ देती कि वो हैरान रह जाता। अपने इस ख़्याल पर मैं अमल करने ही वाली थी कि एक और बात मेरे ज़हन में आई। ऐसा लगा जैसे कोई कौंधा सा लपका हो। मेरी मेरी बरसों पुरानी आग ठंडी होने का मौका कुदरत मुझे खुद फराहम कर रही थी, तो मैं क्यों इनकार करती। इसलिए वो मैं जो गुस्से से लाल पीली होने लगी थी, एकदम चेहरे के तासुरात बदलकर मुस्कुराने लगी और दोनों चीज़ें उसके हाथ से ले ली। थैंक यू सो मच। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे के तासुरात देख रहा था। मेरे शुक्रिया पर वो बेख्तियार हँस पड़ा। उसकी ये बेमौका हँसी मेरी समझ से बाहर थी। ताबी मैंने इस घर से दूर रहकर इतने सालों सबसे ज़्यादा तुम्हें मिस किया है। क्या तुमने भी मुझे मिस किया था? उसकी मोहब्बतों से चूर लहजे पे मेरा दिल चाहा कि उसका दिमाग ठिकाने लगा दूँ, लेकिन खुद पर जबर करती मुस्कुराते बनी। हाँ, फिर सामने से हटते हुए उससे बोली, आओ आप अंदर आइए ना। मैं उसे अपने इरादों की भनक भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। नहीं, बस अब चलूँगा। उसके जवाब पर मैंने सर हिलाया और बोली, फूलों का बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत फूल है। मैंने बड़ी अदा से मुस्कुरा कर कहा। आखिर थी तो मैं भी उसकी कज़न, इतनी मकारी तो मैं भी कर सकती थी। मेरी बात पर वो बड़ी शरीर सी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पसंद करने का बहुत शुक्रिया, और अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं बेड पर बैठकर कितनी ही देर तक खोलती रही इस ख़बीस की ये जुर्रत कि मुझे वैलेंटाइन डे पर फूल और गिफ्ट दे, जैसे मैं
कब से उसकी तरफ से इज़हार इश्क के लिए मरी जा रही थी। गिफ्ट के ऊपर वो लगा कार्ड देख कर पढ़ा तो इसमें वैलेंटाइन डे के हवाले से बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई थी। गिफ्ट खोलने की मैंने ज़रूरत महसूस ना की। बेटा, आज तुम्हें आज तुम्हारी सारी ख़बासतों की सज़ा ना दिलवाई तो ताबा फ़ारूकी नाम नहीं। मैं एक अज़म के साथ खड़ी हो गई, हाथों में बुके और कार्ड उठाकर कमरे से बाहर निकली। मेरे तसव्वुर में दादी का सदमे से चूर चेहरा आ रहा था। उमर, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी मासूम पोती से इश्क लड़ाते? फिर मम्मा सामने आती, उमर पर बड़ी मलामती नज़रें डालती और कहती, अरे डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, तुमने अपने ही घर में नकब लगाई। डैडी गुस्से से चीखते हुए कह रहे थे, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से बेहया बेगैरत, अपने घर की इज्जत पर बुरी नज़र डालते हो कमीने। इसके बाद मम्मी उठती और एक एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारती और कहती, उमर, तुमने हमें सूफिया और एहसान से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ये खुशकुन नज़ारा इंशाल्लाह अभी कुछ देर बाद मैं अपनी आंखों से देखूंगी। अभी जब मैं अपनी आंखों में आंसू भरे ये तमाम चीज़ें जाकर मम्मी को दिखाऊंगी तो यकीनन ये सब कुछ होगा। इसे सबकी नज़रों में गिराने की मेरी परसों पुरानी ख्वाहिश आज पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। तेज कदमों से सीढ़ियां उतर के मैं लॉन्ज में दाखिल हुई तो सभी वहां मौजूद थे। हाँ, उसकी जिल्लत का तमाशा देखने के लिए सबको मौजूद होना चाहिए था। मैं उसे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे इंतकाम की आग ठंडी हो जाएगी। मम्मी, दादी और मम्मा एक सोफे पर बैठी थी और पापा और डैडी दूसरे सोफे पर, जबकि उमर और मरियम फ्लोर कुशन्स पर बैठे टीवी देख रहे थे। मुझे लाउंज में दाखिल होते उमर के अलावा किसी ने नहीं देखा था। मुझे देखकर वो बड़े भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। पता नहीं क्यों उसकी आंखों पर मुझे इस वक्त वही खास किस्म की चमक नजर आई जो बचपन में मुझे सताते और रुलाते हुए इसकी आंखों में नजर आती थी। अजीब सी साजिशी और मकार आंखें जो दूसरों को जहानत से भरपूर नजर आती थी। मैं उसे नजरअंदाज करती आगे बढ़ी और दिन दोनों चीजें मम्मा की झोली में डाल दी। उन्होंने हैरान होकर मेरी तरफ देखा, बाकी सब भी हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। उमर सर झुकाकर कारपेट पर लकीरें खींच रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है ताबी? मम्मा ने मुझसे दरियाफ्त किया। उनका इशारा इन चीज़ों की तरफ था जो मैंने उनकी गोद में डाली थी। अब किसी किस्म की मुरव्वत या लिहाज की कोई ज़रूरत नहीं थी। चुनाचे मैं बड़े नडर अंदाज में बोली, ये मुझे उमर ने दिया है। वो चंद लम्हे हैरत से मुझे देखती रही, फिर कार्ड और फूलों को बहुत गौर से देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, लेकिन ऐसी चीज़ें अम्मा अब्बा को नहीं दिखाते। ये नहीं बताया उसने तुम्हें? मम्मी का जवाब मेरी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ था। मम्मी के बराबर में बैठी मम्मा भी कार्ड देख कर मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देखा और यूँ हंसने लगी जैसे मैं बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो ये सब उठाकर सबके पास आई हूँ। इसने मुझे वैलेंटाइन डे पर फूल और गिफ्ट दिया है, आप हंस रही हैं? मेरा गुस्से से बुरा हाल था। कितना दोहरा में आ रहा है हमारे घर में। अगर कोई लड़की किसी लड़के को फूल दे तो काबिल नफरत, और लड़कों को खुली छूट है, वो जो चाहे करते फिरे। मैं अपना इश्तियाल कंट्रोल करने से कासी थी। मेरी बात पर सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई। और तो और दादी भी मुस्कुरा रही थी जैसे मैं कोई लतीफ़ा सुना रही हूँ, जबकि वो हनूज़ कारपेट पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए हंसी रोक रहा था। क्यों भाई उमर, तुमने हमारी बेटी को फूल क्यों दिए? डैडी मेरा लाल भभोका चेहरा देखकर बड़ी संजीदगी से उमर से मुखातिब हुए, मगर उनके लहजे में छुपी शरारत साफ नजर आ रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो जबरदस्ती संजीदा बने हंसी जब्त किए बैठे थे। मरियम का कहका लगाकर हंस रही थी। सबके रवैये मेरी उम्मीदों के बरखिलाफ थे। मेरा दिल भर आया और मैं इन्हीं तेज कदमों से दौड़ती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। पीछे से डैडी और मम्मी की आवाज़ें आ रही थी जो मुझे मनाने के लिए कुछ कह रहे थे, मगर मैं सुनना नहीं चाहती थी। कमरे में आते आते बाकायदा आंसू निकल आए और मैं दरवाज़ा बंद करके रोने बैठ गई। थोड़ी देर बाद मरियम की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी, मगर मैं ढीठ बनी मुँह सर लपेटे पड़ी रही। सुबह हुई तो मेरा कमरे से निकल को करने का दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए नहाकर कमरे ही में बैठी रही। दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मा की आवाज़ आई, ताबी बेटा दरवाज़ा खोलो। मम्मा की आवाज़ सुनकर मुझे उठना ही पड़ा। मेरे दरवाज़ा खोलने पर वो अंदर दाखिल हुई। मुझे बगौर मेरी तरफ देखकर हंस पड़ी। अभी तक छोटे बच्चे की तरह नाराज़ हो जाती है। वो मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ बेड पर बिठाया। मेरे बाल संवारते हुए प्यार से कहने लगी, इतनी बड़ी हो गई लेकिन अकल नाम को भी नहीं है। रात वो चीज़ें लेकर सबके सामने आने की क्या ज़रूरत थी? उस्मान भाई तो रात गए तक इस बात पर उमर से का मजाक उड़ाते रहे कि तुम अपनी बीवी से कभी इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकोगे, ये भी जाकर सबको बताएगी। मम्मा जैसे कोई बात याद करके दोबारा हंसने लगी। मम्मा की बात पर मैं एकदम चौंक सी गई। ये मम्मा क्या कह रही थी? कौन बीवी? क्या मतलब है आपका? मेरे आसपास खतरे की घंटियां बजने लगी थी। बेवकूफ, हम तुम्हारी और उमर की मंगनी की बात तय कर चुके हैं। तो तुम इस बेचारे का इतनी चाह से दिया गया तोहफा सबको दिखाती फिर रही हो। मम्मा ने जैसे मेरी अक्ल पर मातम किया था। उनकी बात सुनकर मैं अपना गुस्सा छुपा नहीं पाई और एकदम फट पड़ी। मंगनी मेरी और वो भी इस खबीस से? नेवर मम्मा, मेरा खबीस कहने पर मुझे घूरने लगी।
मुझे आज उनकी घूरने की कोई ख़ास परवाह ना थी, हद हो गई भई। मेरी मंगनी और शादी की बातें की जा रही है और मैं ही लाइल हूँ। मुझे अपना रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त लग रहा था। उम्र में क्या बुराई है? मम्मा ने संजीदगी से पूछा। इस इडियट में अच्छाई क्या है? मुझे इससे नफ़रत है। आपके मम्मा को भी गुस्सा आ गया, इसलिए डाँटते हुए अंदाज़ में बोली, क्या बदतमीज़ी है ताबी, इस तरह बोलते हैं? वो नाराज़ हो गई थी। मम्मा, आप मेरी बात अच्छी तरह सुन लें। मैं कंवारी मरना पसंद करूँगी, बनिस्बत इस बात के कि मेरी उससे शादी हो। मैं उससे शादी मैं उसकी शादी में शरीक होना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। मेरी मंगनी की बातें हो रही हैं, मुझसे पूछा तक नहीं गया। जैसे मैं कब से तैयार बैठी हूँ, बस शहज़ादे जाने आलम की सवारी का इंतज़ार था। मुझे एकदम ढेर सारा रोना आ गया, तो मैं अपनी इबारत अधूरी छोड़कर धुआँधार रोने लगी। मेरे रोने पर मम्मा का दिल पसीज गया। कतई नरम लहजे में बोली, ताबी, वो बहुत अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। फिर ये अम्मा की और सबकी भी ख्वाहिश है। हाँ, वो बहुत अच्छा है, बस मैं उसके काबिल नहीं हूँ, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दें और इस अच्छे के लिए कोई इससे ज़्यादा अच्छी लड़की ढूँढ कर लें। मैंने रोते हुए बोली और अपने आँसू साफ़ करते हुए कमरे से बाहर निकल आई। सामने कॉरिडोर में उमर और मरियम आपस में कुछ बातचीत करते हुए इसी तरफ आ रहे थे। मेरी रोती आँसू बरसाती आँखों की तरफ दोनों ने ही गौर से देखा था। मैं उनको नज़रअंदाज करती मरियम के कमरे में घुस गई। शाम तक मैं यूँ ही कमरे में पड़ी रही। 6 बजे के करीब मरियम कमरे में आई और मेरे पास बैठकर कहने लगी, मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, तो वो नाराज़ लहजे में बोली, मैंने क्या कहा है जो आप मुझसे भी नाराज़ हो गई हैं? प्लीज़ आप ही उठे ना। याद है कल आपने मुझसे वादा किया था हिरा की बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने आप मेरे साथ बाज़ार चलेंगी। उसकी मिन्नत पर मैं तकिए में मुँह दिए दिए ही जवाब दिया, मरियम आज मेरा मूड नहीं, या तो किसी और के साथ चली जाओ और अगर मेरे साथ जाना है तो कल पर रखो, किसी और के साथ क्यों जाऊँ? वादा तो आपने किया था और आज ही जाना है, कल तो उसकी बर्थडे है। आपको अपनी छोटी बहन का ज़रा सा भी ख्याल नहीं। आपकी इकलौती बहन हूँ मैं, जिसके साथ आप इतना बुरा सलूक कर रही हैं। वो रोने की तैयारी करने लगी तो मुझे उठना ही पड़ा और फिर मरियम का दिल रखने की खातिर मैं बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, इस सारे किस्से में मरियम का क्या कसूर? असल गुस्सा तो मुझे मम्मा और पापा पर था। मरियम तो बेकसूर और मासूम है, मैंने खुद से कहा। और मरियम का खुशी से धमकता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा दी। वो मेरे मान जाने पर बड़ी मसरूर थी। गाड़ी की चाबी उठाए हम दोनों लाउंज में आए। मम्मा, मम्मी और दादी तीनों ही वहां बैठी हुई थी। मैंने फूले मुंह से बाजार जाने का बताया और मम्मी की मैनी खेज मुस्कुराहट नजरअंदाज करती बाहर आ गई। गाड़ी स्टार्ट करके मेन रोड पर डाली तो मौसम की खुशगवारी ने मेरे ऑफ मूड पर भी खुशगवार असर डाला था। गाड़ी में अपनी पसंद का कैसेट लगाए मैं इस वक्त ड्राइविंग को एंजॉय कर रही थी। शॉपिंग शॉपिंग बाद में, पहले मुझे मैकडोनल्ड से बर्गर खिलाए। मरियम ने फैलना शुरू कर दिया। क्या? मैंने उसे गौर कर देखा। मैं तो आपकी वजह से कह रही हूँ, सुबह से भूखी प्यासी है, खाली पेट शॉपिंग क्या खाक करेंगी? वो मेरे घूरने पर हंसते हुए कहने लगी। उसकी बात पर मुझे भी हंसी आ गई। फिर वाकई मुझे भूख भी बहुत शदीद लग रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी मैकडोनल्ड के सामने रोक दी। अंदर दाखिल होकर मैं काउंटर की तरफ बढ़ते मरियम से पूछने लगी, क्या लोगी? वो इधर उधर नजरें यूं दौड़ा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। मेरी बात का जवाब भी उसने बड़ी बेतवज्जी से दिया। मैं चिकन विद चीज क्वार्टर पाउंडर खाऊंगी, मगर पहले जरा वहां पे चले। वहाँ वो एकदम बड़े पुरजोश अंदाज में मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए मुझे एक मेज़ की तरफ ले गई। वहाँ बैठी शख्सियत को देखकर मेरा पारा आसमान को छूने लगा। मुझे अपना गुस्सा ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। मरियम मेरे गुस्से और नाराज़गी से बेनियाज उससे मुखातिब थी। हम लोग लेट तो नहीं हुए? वो घड़ी देखता हुआ मुस्कुराकर बोला, पूरे 10 मिनट लेट हो। मैं क्या करती, आप ही ने तैयारी में इतनी देर लगा दी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। हिरा अपने ड्राइवर के साथ बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है और वापसी पर मेरे लिए बर्गर लेना और मुझे पिक करना मत भूलिएगा। वो दोनों मुझे नज़रअंदाज किए आपस में मसरूफ़ थे और मैं अपनी छोटी भोली भाली बहन की ये साज़िशी ज़हनियत मुलाहिज़ा कर रही थी, जिस पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मुझे बहुत पहला पड़ा हुआ मिसरा अचानक ही याद आया। हमारे गुस्से के में मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही तो गुस्से को हराम नहीं करार दिया गया। ये इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को सलब कर लेता है। मरियम हाथ हिलाती खुदा हाफिज़ कहकर जा चुकी थी और मैं अपनी मुट्ठियाँ भींचती खड़ी पता नहीं क्या करना चाह रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मुझे इतनी घटिया साजिश का निशाना बनाया गया था। वो बड़ी तफसीली और गहरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। बैठ जाओ, लोग मुझे तुम्हें मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। मैंने एक सर्द निगाह उसके चेहरे पर डाली है। बोली, इतनी चीप फिल्मी किस्म की हरकत की वजह पूछ सकती हो? तुम बैठ जाओ, वजह भी बता देंगे। वो बड़े इत्मीनान से बोला। मेरा तो दिल चाह रहा था उसका सर फाड़ दूं, लेकिन एकदम मुझे ख्याल आया कि ठीक है, आज इसकी तमाम खुशफहमियाँ गलत फहमियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देनी चाहिए। इसलिए कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गई। मेरे बैठने पर उसने सुकून का सांस लिया, बड़े आराम से पूछने लगा, क्या खाओगी? जैसे मैं उसकी मेहमान हूँ जिसे उसने बड़ी चाह से इनवाइट किया है। अब मेजबानी के तकाजे निभाने के लिए दिलो जान से तैयार है।
मैं कोई जवाब दिए बिना उसको घूरती रही। मेरे घूरने पर वो सहमने की एक्टिंग करता हुआ बोला, ऐसे मत घूरो, मैं पहले ही अच्छा खासा डरा हुआ हूँ, इसलिए घर की बजाय तुमसे यहाँ बात करने का फैसला किया। घर में मुझे अपनी जान का खतरा था, यहाँ कम से कम इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों का लिहाज रवा रखते हुए मेरी जान बख्शी हो जाएगी। उसकी ओवर एक्टिंग पर मेरा खून खोलने लगा, इसलिए एकदम फनकारी, तुम मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी सारी कमीनगी अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे जवाब पर वो हंस पड़ा और बोला, अच्छा आहिस्ता बोलो, लोग देख रहे हैं, वैसे मुझ में क्या बुराई है, तुम्हारी तमाम शराइत पर पूरा उतरता हूँ, यानी हैंडसम हूँ, केयरिंग हूँ, वेल ऑफ एजुकेटेड वगैरह वगैरह, सारी ये खसूसियात तुम्हें मुझ में बदरजा है तब मौजूद है। वो शौक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पूछ रहा था, मेरी तुम्हारी सबसे बड़ी बुराई ये है कि तुम एक घटिया इंसान हो, मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ, तुम्हारे साथ अगर जन्नत में भी जाने को कहा जाए तो मैं इनकार कर दूंगी। मैंने अपनी तमाम नफरत पूरी शिद्दत के साथ उसके सामने जाहिर कर दी, लेकिन वो ढीठ बना मुस्कुराए जा रहा था, जैसे मैंने अभी कोई दिल दुखाने वाली बात ही ना कही हो। अच्छा, तो वो तमाम प्रपोजल किस खुशी में रिजेक्ट किए गए थे। वो अपनी असलियत पर आता मेरा दिल जलाने लगा, तो मैंने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी वजह से असल में मुझे तुम्हारा इंतजार था। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया और बोला, मुझे मालूम था तुमने मेरी वजह से ही इनकार किया होगा, तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की तो मुझे इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिलेगी। वो मेरी खातिर डाइटिंग कर करके इतनी दुबली हो गई है। उसकी बात पर मैं बिलबिला कर उठी, मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करती, शायद तुम मेरे गम में इतनी स्मार्ट हो गई हो। जब भी इस दिन इतना दर्द भरा गीत भी गा रही थी, वो हंस पड़ बोला, उमर आई विल किल यू, मारे गुस्से के अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकल रहे थे। वो मेरी कैफियत पर हंसता हुआ बोला, मेरा ख्याल है इस वक्त तुम्हें किसी ठंडी चीज़ की अशद ज़रूरत है, ठहरो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो उठ कर चला गया और मैं गुस्से पर काबू पाने लगी। मुझे जज्बात को कंट्रोल करके उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मैंने वो खुद को समझाया। कुछ देर बाद वो वापस आया, ट्रे मेरे सामने रखते हुए बोला, ये खाओ। मैंने ट्रे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो बड़ी संजीदगी से बोला, देख लो, मैं तुम्हारी पसंद की तमाम चीज़ें इसमें मौजूद है, मैं कितना मेहमान नवाज हूँ। अपने मेहमानों को मछली और चाइनीज राइस फ्रिज में छुपा कर करेले तो हरगिज नहीं खिलाता। उसकी बात पे मेरा दिल धक से रह गया, ये कितना चालाक है, मैंने दिल में सोचा। वो मेरी शर्मिंदा सी शक्ल देखकर हंसते हुए कहने लगा, उस दिन तुम्हारी खातिर वो कड़वे करेले हलक से उतारे थे जो मेरे ऊपर गुजर रही थी, वो मेरा दिल ही जानता है। उसकी बात पर मैंने एक नज़र उसे देखा, बराह रास्त मेरी आंखों में झांकने लगा और मैंने एकदम नज़र झुका ली। उसका इस तरह देखना मुझे नर्वस करने लगा था। मैं अपनी इस कैफियत पर काबू पाने से कासिर थी। अब तो नाराज़गी ख़त्म करो, अब तो तुम मुझसे बदला भी ले चुकी हो। हालांकि अंग्रेज़ों के इस फजूल से त्यौहार को मैं नहीं मानता, मगर तुम्हारी खातिर 1 फरवरी से दिन गिन गिन कर गुजार रहा था। मुझे मालूम था जब तक तुम अपना हिसाब बराबर नहीं करोगी तुम्हें चैन नहीं आएगा। और मज़े से कल रात के वाक़या का जिक्र करके मेरा दिल जला रहा था। कल की सारी बात याद आई तो मैं नए सिरे से चिढ़ गई और बड़े तनफ्फुर से बोली, मेरे सामने मैं मेरी तुम्हारे साथ कोई नाराज़गी नहीं, ना ही मैं तुम इतने अहम हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ नाराज़गियाँ पालूँ। तुम अपने बारे में इतनी ज़बरदस्त गलतफ़हमी है, अगर तुम सोने चांदी के भी बनकर आ जाओ तो मैं तुम्हें तब भी मुँह नहीं लगाऊंगी। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, वैसे किसी ने मुझे बताया था कि मैं बड़ा स्पेशल हूँ। उसके चेहरे पर वही महसूस मुस्कुराहट थी जो मेरा दिल जलाया करती थी। और कहने वाले ने तो मेरी शेर में बड़ा खूबसूरत शेर भी कहा था। वो जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था वो मेरे लिए बाइस नदामत थी, इसलिए मेरा सर झुक गया था। तुम्हें मुझसे किस बात की दुश्मनी है? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने एकदम हथियार डाल दिए। वो मेरी पसपाई इख्तियार करने पर मुस्कुरा दिया। दुश्मनी और तुमसे हरगिज़ नहीं, मैं तो पिछले 20 सालों से तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूँ। वो बड़ी संजीदगी से बोला और मैंने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। वो बड़े जल्द से मुझे देख रहा था। तुम्हारी बेवकूफ़ सहेलियों ने कम अज़ कम एक बात तुम्हें बिल्कुल सही बताई थी कि तुम्हारा हैंडसम और स्मार्ट कज़न सिर्फ तुम्हें इसलिए सताता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। वैसे मैं अपनी पसंदीदगी का इज़हार करने से डरता वरता इस वक्त भी नहीं था। बस मुझे वो मज़ा आता था तुम्हें चिढ़ाकर, सिताकर। मेरी शरारतों पर जब तुम चिढ़ती थी तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आता था। मेरा दिल चाहता था तुम हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहो। और देख लो, अपनी इस कोशिश में मैं कामयाब रहा। तुमने अपनी तमाम ज़िंदगी मेरे अलावा और किसी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। वो बड़े यकीन से कहता मेरी तरफ देख रहा था और इसके इतने पुरयकीन अंदाज में कहने पर मैंने अपनी हार्ट बीट कुछ डिस्टर्ब होती महसूस की। मेरा दिल मेरे खिलाफ बगावत कर रहा था, तो मैं उसे बुरी तरह डांट रही थी। मैं तुम्हारी किसी भी बकवास पर यकीन नहीं करूँगी, तुम एक नंबर के झूठे और फ्रॉड इंसान हो। पीठ पर वार करना तुम्हारी इज़ाफ़ी खूबी है। मैंने दो टोक अंदाज में उसकी तरफ देखा तो बड़ी बेबसी से सर पकड़कर बोला, अब मैं तुम्हें अपना यकीन कैसे दिलाऊं?
तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे धोखे में कभी भी नहीं आऊंगी। तुम्हारी असलियत मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैंने नफरत से कहा, तुम जिस वजह से मुझसे इतनी शदीद नफरत करती हो, अगर सोचो तो इसने तुम्हारा ही फायदा किया है। फिर भी तुम्हारी खुशी की खातिर मैं एक्सक्यूज करने के लिए तैयार हूँ। इसकी एक बात पर मैंने एक अदद तरदीदी बयान देने ही वाली थी कि वो मजीद कहने लगा, यार 20 साल की उम्र में तुम मुझसे किस किस्म की संजीदगी और मेच्योरिटी की तवक्को रखती हो। वैसे बाद में कुछ साल गुजरने के बाद जब मैंने गौर किया तो तुम्हारी बोल्डनेस को सलाम करने को दिल चाहा। मैं मानता हूँ वो शरारत जरा सी संगीन हो गई थी। मुझे वो कार्ड जाकर छोटी मम्मी को नहीं देना चाहिए था। तुम उसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ नहीं कर सकती। और अगर चाहो तो इस तमाम वाक्य ने तुम्हें और अगर सोचो तो इस तमाम वाक्य ने तुम्हें कितना फायदा पहुंचाया है। तुमने सिर्फ मुझे नीचे दिखाने की खातिर खुद को अच्छी तरह बदला और सब खुश हो गए। अमेरिका में जब मुझे पता चला कि वो लड़की जिसको एलसीएम लेना नहीं आता था, वो मैथ के पीरियड में रोज खड़ी की जाती थी, उसने मैथ्स में ही मास्टर्स कर लिया, तो मैं इतना खुश हुआ कि बता नहीं सकता। सारे घर वाले बशमूल मेरे यही समझते थे कि बहुत से बहुत हुआ, अभी तो यही होगा कि तुम रोते पीटते बीए कर लोगी और तुम्हारी काबिलियत जूलिया रॉबर्ट्स, कैट विंसलेट, काजल और शाहरुख खान के किस्सों से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन तुमने सबके ख्यालात गलत साबित कर दिए और मैं ये चाहता था कि तुम अपनी ज़ियारत को जिस तरीके से इस्तेमाल करो, मगर कभी कह ना पाता था, तुमने मेरे कहे बगैर ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अच्छी तो तुम मुझे वैसे भी लगती थी, अगर इस तरह ना पढ़ती तब भी, मगर अब मैं तुम पर फख्र करता हूँ। पहले सिर्फ मोहब्बत करता था। उसने ज़िंदगी में पहली बार बड़ी संजीदगी और बुर्दबारी से मुझसे कोई बात कही थी। मैंने अपने दिल को टटोला और ऐसा लगा सब कुछ बदल रहा है। उसके खिलाफ दिल में मौजूद सारा गुस्सा और तमाम नफरत पता नहीं कहाँ चली गई। उसने शायद मेरे चेहरे से मेरी बदलती कैफियत का अंदाज़ा लगा लिया था, इसलिए मुस्कुराकर बोला, मैं ये बात पूरे दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए अब मजीद मिन्नतें करवाना बंद करो। जब दिल से मान ही चुकी हो तो जुबान से भी कबूल कर लो। मेरा सुर्ख सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर वो हंस पड़ा और बोला, शुक्र है तुम कुछ शर्मा और माँ भी लेती हो, वरना मुझे अपने मुस्तकबिल की बड़ी फिक्र थी। और वैसे तो तुम्हें मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना था कि तुमने दादी की खिदमतें कर करके उनका दिल भी जीत लिया, वरना तुम दोनों की कदीम दुश्मनी में मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाना था। तुम्हारी तरह दादी की चमचागिरी नहीं करती, समझे। मैं शर्माना भूलकर अपने असली मुंहफट अंदाज में बोली तो वो शोखी से मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारा वो कार्ड आज भी मेरे पास हिफाजत से रखा है, शादी के बाद हम उसे फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगा देंगे। वो मुझे छेड़ रहा था, मैं नर्वस सी होकर सर झुका गई। और शादी के बाद जब भी किसी दिन दादी अपने मनपसंद करेले प्याज पकाया करेंगी, हम दोनों कमरे में छुपकर पिज़्ज़ा खाया करेंगे। उसकी बात पर मैं भी हंस दी। और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये भी वादा करता हूँ कि आइंदा तुम कैसी भी फिल्म देखो, मैं छोटी मम्मी से शिकायत नहीं कहूँगा, चाहे वो द बीच हो या शेक्सपियर की लव या फिर कोई और। वो शरारत भरे अंदाज में बोला। मैंने बेसाख्ता उसको घूर कर देखा, और तुम वाकई बहुत खबीस हो। मेरी बात पर वो संजीदगी से कहने लगा, देखो ये इतने प्यारे प्यारे नामों से तुम अकेले में पुकार लिया करना, अगर दादी के सामने कहा तो नताज की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। और जवाब में मैं भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके साथ ही हमारा ये खूबसूरत सा लाइट हार्टेड नॉवल ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है नॉवल आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं किसी बेहद अच्छे नॉवल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।